Good evening and welcome everyone. So this is our fourth session on Indian polity and governance. In this class we are going to talk about the doctrines to the Constitution of India and the doctrines to the Constitution of India and the preamble, or what we can call as the philosophy of the Constitution of India. I hope the audio video is all fine. So can we proceed? If you can give a thumbs up, or if you could quickly type yes, so that I can proceed to the agenda of the class. Any doubts from the previous class will be taken up in the last 15 minutes of the session, right? Doctrines क्या होते हैं? Doctrines का basic मतलब होता है principles, सिद्धांत या आदर्श. These doctrines are important for us to understand the ensuing parts, the coming parts that we are going to understand. Some of these doctrines have been, they were implied in the Constitution of India. Implied means something which is not explicitly given, but the meaning of that something is hidden in between the lines. यानी कि ये कहना कि एसी चला दो, इसका मतलब क्या है? यानी कि गर्मी है, ठीक है. ये कहना कि जुडिशरी और लेजिस्लेचर अपना अपना काम करेंगी, इसका मतलब ये है कि देयर इज separation of powers between legislature and judiciary. Clear? So some things which are not directly said but which are very much implied in the sentence or anything, that means doctrine or principle, right? तो काफी सारी चीजें जो है implied हैं, काफी सारे doctrines ऐसे हैं जो implied हैं, given हैं, explicitly black and white में ना लिखे हों, लेकिन उनका मतलब बिल्कुल साफ है, उनका मतलब बिल्कुल क्लियर है कि वो कॉन्स्टिट्यूशन का एक पार्ट हैं. सम ऑफ दीज प्रिंसिपल्स वर इम्प्लाइड इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, वेयर एज सम अदर प्रिंसिपल्स वर derived from the British parliamentary system. Why British parliamentary system? Because we borrowed a larger part of our constitution. We have borrowed our system of parliamentary democracy from the British Parliament. Because Britishers, they ruled us for a longer period of time, for 200 odd years. That's why. Clear? तो ये मतलब है इसका पार्लियामेंट्री कन्वेंशंस का. पार्लियामेंट्री कन्वेंशंस जो हैं हमने ब्रिटेन से बोरो करी हैं, बिकॉज हमारा पूरा सिस्टम हमने वहीं से लिया है. तो जब कभी किसी चीज के बारे में लैक ऑफ क्लैरिटी होती है कॉन्स्टिट्यूशन के प्रिंसिपल्स के बारे में, तो आवर जजेस दे लुक अप टू द ब्रिटिश सिस्टम ऑफ पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट. तो हमारे ये कुछ डॉक्ट्रिन्स हमारी कॉन्स्टिट्यूशन में दिए गए हैं, कुछ प्रिंसिपल्स ब्रिटिश पार्लियामेंट्री कन्वेंशन से लिए गए जिनके बारे में लैक ऑफ क्लैरिटी थी, जिनके बारे में चीजें क्लियर नहीं थी, वो हमने ब्रिटिश पार्लियामेंट्री कन्वेंशन से जैसे चीजें वहां पे चल रही थी हमने यहां पे कॉपी कर दी कि चलो ठीक है. जैसे होता है कि हम अपनी फैमिली में कुछ चीजें कैसे करते हैं, जैसे पड़ोसी करते हैं या फिर जैसे कोई पैटर्नल अंकल है, मैटर्नल अंकल है, वैसे वो चीजें हम अडॉप्ट कर लेते हैं. तीसरा जो सोर्स है इन डॉक्ट्रिन्स का, जुडिशियल इंटरप्रिटेशंस. जुडिशियल इंटरप्रिटेशंस का मतलब these things were neither given in the constitution nor implied in the constitution nor clear in the British parliamentary convention. Judiciary in India enshrined these principles, injected these principles, read into the Constitution of India. These principles were read into the Constitution of India by judiciary. Clear? डॉक्ट्रिन्स धीरे धीरे से इवॉल्व हुए, प्रिंसिपल्स की हम ऐसा होगा तो ऐसा ही करेंगे. क्यों? क्योंकि पास्ट में ऐसा किया गया है. प्रिंसिपल्स ले द फाउंडेशन स्टोन फॉर प्रिडिक्टेबल गवर्नेंस. डॉक्ट्रिन्स क्या करते हैं? प्रिंसिपल्स होते हैं कि हमारी फैमिली नॉन वेजिटेरियन है या हमारी फैमिली वेजिटेरियन है, तो हम नॉन वेज फूड नहीं कंज्यूम करेंगे. ये क्या है? प्रिंसिपल है, ठीक है. हमारे में शादी से पहले मिलते नहीं हैं, ठीक है, मुंह दिखाई नहीं होते, प्रिंसिपल्स हैं डॉक्ट्रिन्स की. ऐसा नहीं हुआ, अगर हम ऐसा करेंगे तो हम कॉन्स्टिट्यूशन का वॉयलेशन तो नहीं करेंगे, लेकिन अच्छा नहीं लगेगा. कुछ प्रिंसिपल्स डॉक्ट्रिन्स ऐसे हैं जो बहुत ही सैक्रोसैंक्ट हैं, जिनको वॉयलेट करना कॉन्स्टिट्यूशनल वॉयलेशन होगा. कुछ प्रिंसिपल्स ऐसे हैं जिनको वॉयलेट करना कॉन्स्टिट्यूशनल वॉयलेशन तो नहीं होगा, जिनको ऑब्जर्व ना करना कॉन्स्टिट्यूशनल वॉयलेशन तो नहीं होगा, लेकिन अच्छा नहीं लगेगा, ठीक है. इट वुड अट्रैक्ट दी
the negative attention of media, of the learned people, the government might get criticized. The judge, for example, the judge being a judge in his own case, CJI, Chief Justice of India, sitting as a judge in his own case, in a case against himself, अच्छा नहीं लगता. Violation तो है ही, violation of principle of natural justice. समझ में आया? दिस इज अ वायलेशन ऑफ प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस, बट कानूनन जुर्म तो नहीं किया गया ना, ठीक है, कानूनन कॉन्स्टिट्यूशनल वायलेशन नहीं कहा गया इसे, राइट? तो ये मतलब है इन चीजों का. क्लियर? आगे चलते हैं. डॉक्ट्रिन्स. डॉक्ट्रिन्स क्या है? द ऑर्गन्स ऑफ द स्टेट, एवरी ऑर्गन ऑफ द स्टेट एट वन पॉइंट और द अदर वाइज टू, it strives to attract the attention of media. It wants to be the man of the match. CJI would want to attract attention कि देखो मैंने राम मंदिर बनवाया. प्राइम मिनिस्टर बोलते हैं भूमि पूजन तो मैंने किया. तो जो मैं इतने दिन से समझा रहा हूं, दिस डायग्राम टेल्स इट ऑल. लेजिस्लेचर, अभी तक जो हमने चीजें समझी है, लेजिस्लेटिव एडवेंचरिज्म. लेजिस्लेचर कुछ ऐसे बिल्स पास करेगा जो कि बाउंड्री ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन पे होंगे, जस्ट टचिंग द रॉ नर्व ऑफ जुडिशरी. जुडिशरी का जॉब ये है कि कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से सब कुछ हो, लेकिन लेजिस्लेचर कुछ ऐसा करेगा कि जो है मीडिया में अटेंशन भी मिल जाए और इसे वायलेशन भी ना माना जाए. हमने तो रिजर्वेशन किया था, सरकार ये कहेगी फॉर एग्जाम्पल कि वी तो गेव रिजर्वेशन टू XYZ कम्युनिटी, बट जुडिशरी डिक्लेयर्ड इट टू बी अनकॉन्स्टिट्यूशनल. जुडिशरी ने इसे गैर कानूनन डिक्लेयर कर दिया. हमने तो ये किया था लेकिन जुडिशरी नहीं मानी. हमने तो कर्नाटका को पानी दे दिया लेकिन जुडिशरी को ये बात रास नहीं आई, जबकि पता है कि जुडिशरी इस बात को एक्सेप्ट नहीं कर रही क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशनली ये रॉन्ग है, बट पॉलिटिकल कारणों के चलते. ये चीज हमने समझ ली थी अभी तक, राइट? जुडिशरी, जुडिशियल विजिलेंटिज्म. इसीलिए जुडिशरी इन हरकतों पे, इन चीज़ों पे, इन लेजिस्लेटिव एक्शंस पे, ऐसे बिल्स जब एक्ट बन जाते हैं उन पे एक कड़ी नज़र रखती है, ठीक है? एवरीबडी वॉन्ट्स टू कम टू द सेंटर स्टेज, राइट? जुडिशरी, एग्जीक्यूटिव, क्लोज कोऑर्डिनेशन. यहाँ पे क्या है? एग्जीक्यूटिव, बिकॉज वी आर अ पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, देयर इज अ क्लोज कोऑर्डिनेशन. इसीलिए there is a green arrow. Here the arrow turns red. Why? Because the interface, the talukat, the talmail between the judiciary and the legislature or judiciary and the executive is not so smooth. Husband wife वाला interface यहाँ पे है. यहाँ पे क्या है? चाची ताई वाला. मतलब समझ रहे हो ना? mother and your एल्डर आंट, राइट? जो ताई जी हैं उनके बीच में जो रिश्ता रहता है सास बहू वाला या जो भी, वैसा वाला रिश्ता यहाँ दिखता है, ठीक है? तुमने मिर्च कम डाली, तुमने ये कम किया, तुमने वो कम किया, 100 चीज़ें, राइट? तो समझ में आ गया ये इंटरफेस के बारे में. हम एग्जांपल्स देख चुके हैं. जुडिशरी एंड एग्जीक्यूटिव का डेडलॉक, लिकर बैन, काउ स्लॉटर रूल्स, गवर्नमेंट एड्स. आई हैव गिवन यू ऑल दीज एग्जांपल्स एक्सेप्ट काउ स्लॉटर, कैटल स्लॉटर रूल्स. Clear है? I will take a break of just 2 minutes to ask all of you whether it is clear or not. ऑल राइट, डन. अब आते हैं डॉक्ट्रिन पे. देखो जैसे जैसे मैं पढ़ा रहा हूँ वैसे वैसे अभी क्या है कि इस पे जो है एनिमेशंस नहीं लगाए गए ताकि एक ही बार में सारा कुछ रिवील हो रहा है, बट दैट शुड नॉट क्रिएट अ प्रॉब्लम कि आप मेरे साथ साथ पढ़ो. सुप्रीम कोर्ट सेड दैट कॉन्स्टिट्यूशन शुड बी रेड थ्रू द प्रिज्म ऑफ प्रियम्बल. प्रिज्म ऑफ प्रियम्बल का मतलब क्या है? जैसे वो साइंस की फिजिक्स की लैब में होता था ना, वो एक प्रिज्म रखते थे वो ग्लास का, और फिर उसके आसपास वो कील ठोकने का काम और वो सब, है ना? मेरे से कभी सीधी नहीं लगी वैसे, लेकिन यहाँ पे समझाने के लिए मैं इस इनोवेटिव वे को यूज़ कर रहा हूँ कि जब कोई लॉ, कोई भी लेजिस्लेटिव प्रपोजल जिसे हम बिल कहते हैं, जब कोई भी बिल या कुछ ऐसा प्रपोजल लाया जाए तो
लैंड रिफॉर्म्स एक्ट या कोई भी ऐसा लॉ अगर लाया जाए तो उसको इस ग्लास के प्रिज्म से, ये प्रिज्म क्या है, प्रियम्बल है, प्रियम्बल में जो चीजें दी गई हैं उसके पैरामीटर्स, उसके पहलू से देखा जाए। जैसे ये प्रियम्बल है, ठीक है, प्रियम्बल के स्पेक्टिकल से अगर कोई चीज पास थ्रू कर जाती है तो वो वैलिड है। अगर कोई चीज प्रियम्बल के प्रिज्म से पास होकर डिफ्लेक्ट हो गई, लाइट जो है येलो थी लेकिन इसका कलर रेड हो गया, यानी कि समथिंग इज नॉट कंफॉर्मिंग टू दी थिंग्स गिवन इन दी प्रियम्बल। कोई चीज यदि प्रियम्बल में लिखा है कि हम एक सेक्युलर कंट्री हैं, लेकिन सरकार क्या कर रही है, प्राइम मिनिस्टर मोदी अगर मंदिर निर्माण में इनॉग्रेशन करते हैं तो वो क्या है, प्रियम्बल के खिलाफ है। प्रियम्बल में तो ऐसा नहीं दिया ना। अगर किसी पर्टिकुलर धर्म को, रिलीजन को सपोर्ट किया जाए, सेक्युलर कंट्री में, धर्मनिरपेक्ष कंट्री में ये अलाउड नहीं है। अगर राइट टू प्रिवेसी सिटीजन का है, सिटीजन हमारे प्रियम्बल में ये देख रखा है कि प्रियम्बल की सिटीजन इज दी सॉवरेन, सिटीजन इज ऑल पावरफुल, ऑल द पावर इज वेस्टेड इन दी सिटीजन। ऐसे केस में क्या होगा, राइट टू प्रिवेसी का वॉयलेशन। आई एज अ सिटीजन कैन गो टू द कोर्ट एंड से दैट प्रियम्बल में ये नहीं दे रखा, प्रियम्बल में जो दे रखा है आप सरकार उसके खिलाफ काम कर रही है। लॉ को, किसी भी लॉ को यदि जुडिशरी में चैलेंज किया जाएगा, किसी एक्ट को चैलेंज किया जा सकता है, बिल को चैलेंज नहीं किया जा सकता, ठीक है। बिल विच इज इन द ड्राफ्ट स्टेज, विच इज स्टक इन लोकसभा और राज्यसभा कैन नॉट बी चैलेंज्ड until and unless it has been passed by the parliament। जब तक कोई बिल पास नहीं हो जाता तब तक उसे पास नहीं किया जा सकता, क्लियर, तब तक उसे जुडिशरी में चैलेंज नहीं किया जा सकता। अब बिल या कोई लॉ, एक्ट जब कोई बन जाता है उसे लॉ कहते हैं या एक्ट कहते हैं, ठीक है। लेजिस्लेशन, कोई भी लेजिस्लेटिव प्रपोजल, एक्ट यदि पास होने के बाद अगर प्रियम्बल के किसी प्रियम्बल में दिए गई किसी डॉट को, किसी भी एडजेक्टिव को या किसी भी फ्रेज को कंफर्म नहीं करता तो उसे जुडिशरी प्रियम्बल का सहारा लेते हुए रिपील या नलीफाई कर सकती है, नलीफाई या रिजेक्ट कर सकती है या इनवैलिड डिक्लेयर कर सकती है, ठीक है। सेंटर में क्या रखा, प्रिज्म के दृष्टिकोण से इन चीजों को देखा जाएगा। थिंग्स विल बी सीन थ्रू द प्रिज्म ऑफ प्रियम्बल। Done? If the law is able to stand the test of the prism, then it is okay. If the law after passing through the prism gets deflected or judiciary assesses the law and finds out that one or the other principle of the preamble is not getting cleared or is getting in conflict with the provision of the act, एक्ट में कुछ प्रोविजन दे रखा है कि इंडिया इज नॉट अ रिपब्लिक, कुछ ऐसा, इंडिया को रिपब्लिक या प्रेसिडेंशियल सिस्टम को चेंज किया जा रहा है, पार्लियामेंट्री सिस्टम को चेंज किया जा रहा है, लेकिन इंडिया के प्रियम्बल में ये लिखा है कि इंडिया इज अ रिपब्लिक। अब अगर इन चीज़ों में क्लैश होगा तो कोई भी ऐसा कानून कॉन्स्टिट्यूशन के बाकी के प्रावधानों के साथ, कॉन्स्टिट्यूशन के बाकी प्रोविजंस के साथ साथ प्रियम्बल में दिए गए ऐसे प्रोविजन की तर्ज पे भी नलिफाइड डिक्लेयर किया जा सकता है, गैर कानूनन, या ये कहे देगी जुडिशरी दिस इज नॉट परमिटेड एज पर कॉन्स्टिट्यूशन बिकॉज इट इज गिवन इन द प्रियम्बल। टच स्टोन होता है ना, टच स्टोन, टच स्टोन क्या होता है, जिसपे सुनहरा या गोल्ड स्मिथ गोल्ड को रगड़ता है, ये टच करने, चेक करने के लिए कि क्या वाकई गोल्ड है या अंदर पीतल तो नहीं। तो जुडिशरी कैन चेक द प्योरिटी ऑफ द लॉ और वैलिडिटी ऑफ द लॉ by using the touchstone of preamble. I hope it is clear now. अच्छा, what is the preamble? अभी पॉलिटी की बुक आ जाएगी थोड़े टाइम में, ठीक है। preamble is the introduction, like there is a preface to or preface to every book, there is a preamble. Like a preface, there is a preamble to Indian Constitution. अब अगर हम लोग इंडिया में क्या करते हैं, हम लोग प्रेफेस को अच्छे से यूज़ नहीं करते, ठीक है। इंडिया में प्रेफेस में क्या लिखा जाता है, ऑथर की तारीफ लिखी जाती है, उसने ये किया, उसने वो किया, पीएचडी कर रखी है, ये कर रखा है, ठीक है। प्रेफेस में क्या होना चाहिए कि बुक
किन इश्यूज में काफ़ी अच्छी है, बुक का कंटेंट क्या है, उस बुक को पढ़ने के बाद आपको क्या मिलेगा, और बुक से ये भी फ़ायदा मिलता है कि प्रेफेस से ये भी फ़ायदा मिलता है कि वी गेन अ क्लैरिटी बाय रीडिंग दी प्रेफेस। ठीक है, कि बुक में क्या है, हमें ये बुक खरीदनी चाहिए या नहीं खरीदनी चाहिए। क्लियर? सो दिस पार्ट इज देयर, जस्ट गिव मी 1 मिनट। और प्रेफेस पढ़ना ज़रूरी होता है, कोई भी बुक लेने से पहले हमें प्रेफेस पढ़ना चाहिए, बट हम क्या करते हैं, हम नहीं करते, हम प्रेफेस पढ़े बिना ही बुक को खरीदते हैं, राइट? सो दिस इज द प्रॉब्लम इन इंडिया। आवाज आ रही है। सो दिस इज देयर, देन ये चीज हो गई। अब प्रियम्बल के आगे चलते हैं। प्रियम्बुलर प्रिज्म सबसे पहले ये समझ में आना चाहिए, क्लियर है? ऐसे ही अब एक और प्रिज्म है, डॉक्ट्रिन ऑफ प्रिंसिपल है, डॉक्ट्रिन ऑफ जुडिशियल रिव्यू, ये है डॉक्ट्रिन ऑफ प्रियम्बुलर सुप्रीमेसी। दिस फर्स्ट वन इज डॉक्ट्रिन ऑफ प्रियम्बुलर सुप्रीमेसी। प्रियम्बल इज द सुप्रीम डॉक्यूमेंट हियर, ठीक है? प्रियम्बल विच इज अ पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। अगर कॉन्स्टिट्यूशन को समझने में कोई प्रॉब्लम होती है तो कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स ने क्या किया था, पूरी कॉन्स्टिट्यूशन लिखने से पहले प्रियम्बल लिखा, उसमें कॉन्टूअर्स डिसाइड करे। जैसे आपने कोर्स ज्वाइन करने से पहले क्या किया, कोर्स के कंटेंट पेज को पढ़ा, ठीक है? अब उसमें मैंने हिस्ट्री नहीं मेंशन किया, तो कल को अगर कॉन्स्टिट्यूशन पे या हमारे कोर्स के स्ट्रक्चर पे अगर कोई विवाद होता है, उसमें हिस्ट्री मेंशन नहीं है, जस्ट एन एग्जांपल, ठीक है? कोई कोर्ट कचहरी का मामला नहीं है। अगर कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स ने कॉन्स्टिट्यूशन लिखने से पहले जब हम कोई काम करने लगते हैं तो हम कंफ्यूज हो जाते हैं, ठीक है? हम अपनी लिस्ट बनाते हैं, तो प्रियम्बल इज अ लिस्ट which the constitution makers were referring to while framing the constitution. But जब constitution लिखने लगे, अगर किसी चीज़ के बारे में कोई lack of clarity होती है तो क्या हम उस लिस्ट से जो हमने constitution बनाने से पहले बनाई थी उससे ये समझ सकते हैं ना कि हाँ constitution बनाने से पहले ये चीज़ें लिखी गई थी। तो अगर constitution makers वो चीज़ें लिखते लिखते, पूरी कॉन्स्टिट्यूशन लिखते लिखते कुछ भूल गए, तो प्रियम्बल में जो चीज़ें दी गई उसे इंपॉर्टेंस देते हुए हमें यह समझना चाहिए कि कॉन्स्टिट्यूशन में इस चीज़ का मतलब जो प्रियम्बल में दिया गया है वो है ना? समझ में आया? यस। What I will do is to address this problem, अभी 9 है, I will take up your doubts at 9:15, ठीक है? 9:15 पे I will address your doubts, don't worry. तब तक के लिए please don't waste your or divert your energies into typing and all. 9:15 पे I will take up all your doubts. After every half an hour we can have a nano doubt session, clear? तो ये प्रियम्बल की एडवांटेजेस रहती हैं कि अगर किसी चीज़ के बारे में लैक ऑफ क्लैरिटी है, कॉन्स्टिट्यूशन में वो प्रोविजंस डिटेल्ड वे में नहीं दिए गए या कॉन्स्टिट्यूशन में वो प्रोविजंस दिए ही नहीं गए। फॉर एग्जांपल 2017 में राइट टू प्राइवेसी, पार्लियामेंट में कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली राइट टू प्राइवेसी लिखना भूल गई। अब भूल गई तो भूल गई। सुप्रीम कोर्ट ने कैसे कॉन्स्टिट्यूशन में राइट टू प्राइवेसी को इंसर्ट किया? सुप्रीम कोर्ट सेड राइट टू प्राइवेसी इज इम्प्लाइड इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि इवन दो इट इज नॉट गिवन डायरेक्टली, बट वन ऑफ द एमिनेंट जजेस, वन ऑफ द ग्रेट जजेस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट, ही सेड, Mr. Chandrachud, right? He said कि the word sovereignty means individuality, right? Individuality, sovereign. People are the sovereign. The word sovereignty is a very broad word, and when we say that people are sovereign, that means they have got right to privacy. कोई चीज कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं दे रखी एक्सेप्ट फॉर राइट टू लाइफ। सुप्रीम कोर्ट ने आर्टिकल 21 है जो कि ये कहता है राइट टू लिव विद डिग्निटी। डिग्निटी विदाउट प्रिवेसी इज ऑफ नो यूज, इज अ शैम, इज अ हॉलो वर्ड। डिग्निटी का मतलब क्या है? इज्जत। इज्जत अगर आपकी प्रिवेसी ही नहीं है
तो कोई इज्जत नहीं रहेगी। दोनों चीज़ों को रीड किया और एक नए राइट को इन्वेंट कर दिया, राइट टू privacy. Now it should be clear as to what is the meaning or what is the relevance of preamble. Even though something is not given directly into the Constitution of India, it can well be read into the Constitution of India directly or indirectly by taking the help of 1. Preamble, 2. Expanding the scope of Article 21, 3. Directive principles of state policy. Clear? So judiciary has got a power to review every legislation which is challenged or not challenged suo motu, अपने आप से, or on the basis of a challenge by somebody. Clear? Just 1 minute. If it is challenged then, or if it is not challenged even then also. Right? तो ये चीज़ है यहाँ पे। अब पार्लियामेंट ने ये कहा कि ठीक है, आप कह रहे हो तो राइट टू प्राइवेसी इज़ अ फंडामेंटल राइट, अदरवाइज गवर्नमेंट वाज बीइंग वेरी माइजरली। गवर्नमेंट इस मामले में कंजूस हो रही थी। गवर्नमेंट ये कह रही थी कि राइट टू प्राइवेसी दे देंगे तो आधार कार्ड जो है इनवैलिडेट हो जाएगा, आधार स्कीम पूरी खराब हो जाएगी। गवर्नमेंट ने बोला ये तो राइट टू प्राइवेसी जो है कुछ एलीट लोगों का ही कंसर्न है, जो लोग गरीब हैं, जिनको 2 वक्त की रोटी चाहिए, उनके लिए प्राइवेसी एक लग्जरी है। सुप्रीम कोर्ट ने बोला हैंग ऑन, राइट टू प्राइवेसी कैन वेल बी रेड इनटू सॉवरेनिटी, द वर्ड गिवन इन द प्रीएम्बल एंड आर्टिकल 21। क्लियर? जुडिशियल रिव्यू इज वेरी मच अ पार्ट ऑफ द इंडियन स्कीम ऑफ थिंग्स। ये आज समझेंगे इफ द टाइम वुड अलाउ। Doctrine of judicial review. Judiciary can declare any law to be unconstitutional if any law that takes away or abridges any of the fundamental rights. अगर कोई लॉ बनाया जाता है बेटर गवर्नेंस के लिए, एक्ट बनाया गया प्राइमा फेसाई मीन्स ऑन द फेस ऑफ इट, प्राइमा फेसाई द एक्ट वॉज मेड ऑन द बेसिस ऑफ for the welfare of the people, like Aadhaar Act. But अगर आधार एक्ट मेरी privacy, मेरी most precious details यानी कि fingerprints, iris scan, biometric details अगर ले तो मेरे फंडामेंटल राइट्स का वॉलेशन है। इसीलिए अगर जब आधार एक्ट को जुडिशरी में चैलेंज किया जाएगा तो जुडिशरी उसका रिव्यू करेगी। जब जुडिशरी उसका रिव्यू करेगी तो क्या होगा, जुडिशरी उसके सातों रंग खोल के रख देगी। ठीक है, अगर उसमें कोवर्ट मैनर में, कोवर्ट मतलब चालाकी से, कोवर्ट मैनर में या ओवर्टली कुछ ऐसा फंडामेंटल राइट्स का वॉलेशन या कॉन्स्टिट्यूशन के किसी भी प्रोविजन का वॉलेशन दिखेगा तो जुडिशरी उसे इनवैलिड डिक्लेयर कर सकती है टू द एक्सटेंट दैट इट क्लैशेस विद द फंडामेंटल राइट्स और विद एनी अदर प्रोविजन। ठीक है, समझ में आया? लॉ को टटोला, लॉ को पूरा जो है असेस किया। अब देखा कि ये जो पार्ट है रेड वाला, दिस इज गोइंग अगेंस्ट अ पर्टिकुलर कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन, तो इसको अब गैर कानूनन डिक्लेयर कर दिया। बाकी के जो रंग हैं ये ठीक है, अदर एस्पेक्ट्स और अदर प्रोविजंस ऑफ द लॉ विल स्टैंड गुड, विल बी डिक्लेयर्ड एज वैलिड, बट this particular red part will be declared as invalid. Doctrine of, or in simple word, principle of judicial review. Judiciary can review not just laws but also the bylaws. Bylaws क्या होते हैं? Rules created under the law. Judiciary can review its own decisions. If you have been regular with the newspaper since last 5-6 months, Arun Mishra, judicial review of the judgment given by the Supreme Court itself. Supreme Court जब किसी को डेथ पेनल्टी सुनाता है, if the Supreme Court awards the death penalty to some convict, तो उस केस में क्या होता है? जुडिशियल रिव्यू होता है। जुडिशरी अपनी जजमेंट का खुद ही रिव्यू करती है कि हमसे गलती तो नहीं हुई। तो जुडिशरी को अगर अपनी ही जजमेंट में कोई गलती दिखती है तो उसका सुधार करके जुडिशरी ये कहती है वी एक्सेप्ट आवर मिस्टेक। क्लियर? नथिंग इज इनफैलिएबल। इनफैलिएबल का मतलब होता है एवरीबडी इज
प्रोन टू कमिटिंग मिस्टेक्स, किसी से भी गलती हो सकती है, ठीक है, कोई भगवान नहीं है. इट इज ह्यूमन टू एर मतलब एरर्स कमिट करना, ठीक है. दिस प्रिंसिपल ऑफ डॉक्ट्रिन ऑफ जुडिशियल रिव्यू इज डिराइव्ड फ्रॉम दीज प्रिंसिपल्स ऑफ नेचुरल जस्टिस. अब ये तो है जो डॉक्ट्रिन्स कॉन्स्टिट्यूशन में रीड करे गए, कॉन्स्टिट्यूशन में माना गया कि ये कॉन्स्टिट्यूशन में दिए गए हैं डायरेक्टली इनडायरेक्टली, वो तो हैं लीगल डॉक्ट्रिन्स. कुछ ऐसी चीजें होती हैं जो प्रिंसिपल्स ऑफ नेचुरल जस्टिस हैं. प्रिंसिपल्स ऑफ नेचुरल जस्टिस क्या है? नोबडी शुड बी द जज इन हिज ओन केस. सब किसी को सुनवाई का मौका मिलना चाहिए. मुझे मेरी बात अगर मुझे कॉन्विक्ट घोषित किया गया है तो मुझे मेरी बात रखने का मौका मिलना चाहिए. आई शुड बी गिवन अ चांस टू प्रेजेंट माई साइड ऑफ द स्टोरी. ये क्या है? प्रिंसिपल्स ऑफ नेचुरल जस्टिस बाय द वर्च्यू ऑफ द फैक्ट दैट वी आर बोर्न एज ह्यूमन बींग्स. और कुछ प्रिंसिपल्स ऑफ नेचुरल जस्टिस हमने लीगल प्रिंसिपल्स के रूप में आइडेंटिफाई करे और रिकॉग्नाइज करे. इसका मतलब ये नहीं है कि बीइंग अ पार्ट ऑफ ह्यूमन सिविलाइजेशन, अगर हमको कल को लगता है कि कुछ और प्रिंसिपल्स ऑफ नेचुरल जस्टिस इवॉल्व हो रहे हैं एज अ सिविलाइजेशन, ह्यूमन सिविलाइजेशन, 21st सेंचुरी सिविलाइजेशन, तो हम उनको भी इन लीगल डॉक्ट्रिन्स में इंक्लूड कर लेंगे. इट्स अ पार्ट ऑफ नेचुरल इवोल्यूशन, ठीक है. सो दिस इज देयर. तो ये प्रिंसिपल्स ऑफ नेचुरल जस्टिस से डिराइव्ड हैं. आगे समझेंगे फंडामेंटल राइट्स के दौरान. फेडरलिज्म क्या होता है? जस्ट 1 मिनट. I told you in the first few classes, federalism means there is a union and there is a state. At the top is the union, below is state. ठीक है, ठीक है. फेडरलिज्म की थ्योरी ये कहती है यूनियन टेक्स केयर ऑफ द सब्जेक्ट्स विच आर ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस, स्टेट टेक्स केयर ऑफ द सब्जेक्ट्स विच आर ऑफ ग्राउंड लेवल इंपॉर्टेंस. ठीक है, ये सिंपल सा स्ट्रक्चर है. अब अगर इस प्रोसेस में यूनियन, ये क्या है? थ्योरी ऑफ फेडरलिज्म है. वी हैव गॉट इंडिपेंडेंट जुडिशरी. उसका एक फायदा ये है कि फेडरलिज्म की थ्योरी को जुडिशरी प्रोटेक्ट करती है. इफ द सेंटर, इफ द यूनियन गवर्नमेंट बिकम्स ओवरबेयरिंग, स्टेट के जुरिस्डिक्शन में सेंटर जब इंटरफेयर करने लगता है तो इंडिपेंडेंट जुडिशरी स्टेट्स के हितों का ध्यान रखती है. ठीक है, इंडिपेंडेंट जुडिशरी. द फैक्ट दैट मैटर्स ऑफ कंसर्न टू यूनियन और टू स्टेट्स कैन बी डायरेक्टली टेकन टू द सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट. ठीक है, ये चीज यूनियन कभी कभी क्या करती है? फॉरबेरेंस जो है, जो दबाव है स्टेट्स के ऊपर डाला जाता है. जीएसटी रेवेन्यू टाइम से ना देना. स्टेट लिस्ट में हमारे यहां पे 3 लिस्ट्स हैं. कौन से लिस्ट? यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट, कॉनकरेंट लिस्ट. ठीक है, स्टेट लिस्ट में वो सब्जेक्ट्स हैं जिन पे सिर्फ स्टेट्स काम करेंगी. यूनियन लिस्ट में वो सब्जेक्ट्स हैं जिन पे सिर्फ यूनियन काम करेगी. कॉनकरेंट लिस्ट में वो सब्जेक्ट्स हैं जिन पे दोनों मिलके काम करेंगे. ठीक है, दोनों मिलके काम करेंगे. क्लोज कोऑर्डिनेशन इस कॉन्टेक्स्ट में चाहिए होती है. अब होता क्या है कि सेंटर, यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट, कॉनकरेंट लिस्ट. क्लियर है इतने तक सभी को? 3 लिस्ट दे रखी हैं. ये एक बुनियाद है जिसके बेसिस पे हम ये कह सकते हैं कि इंडिया में फेडरलिज्म है. ये एक having the presence of these 3 lists is the bedrock of federalism in India. क्योंकि दोनों के सब्जेक्ट्स को ऐसे कंपार्टमेंटलाइज करना ये कनाडा, ऑस्ट्रेलिया जैसे फेडरल कंट्रीज में ही पाया जाता है, यूएसए जैसी फेडरल कंट्रीज में ही पाया जाता है. ठीक है, रिटन कॉन्स्टिट्यूशन में स्टेट्स के जो पावर्स हैं, एग्रीकल्चर सब्जेक्ट्स का लिखा होना, ये एक एसेंशियल फीचर ऑफ फेडरलिज्म है.
अब क्योंकि ये चीज़ें यहाँ पे हैं, सब्जेक्ट्स मेंशन्ड हैं, तो कभी कभी क्या होता है यूनियन पे, अब स्टेट लिस्ट पे तो क्लैरिटी है, यूनियन पार्लियामेंट विल नेवर मेक अ लॉ और विल नेवर इंट्रूड इनटू द एरिना ऑफ स्टेट लिस्ट. वेरी रेयरली इट हैपेंस, इट डज हैपन, बट सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम कहाँ पे होती है? सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम होती है इस एरिया में. यूनियन जो है कॉन्करेंट लिस्ट के रास्ते से स्टेट लिस्ट में घुस जाता है. अभी एक एग्जाम्पल समझेंगे, उससे चीज़ें क्लियर होंगी. ठीक है. यूनियन गवर्नमेंट, यूनियन पार्लियामेंट intrudes into the arena meant for the state government by enacting a law and labeling on the bill. जब भी कोई बिल बनाया जाता है उस पर लिखा जाता है कि ये इस एंट्री नंबर के बेसिस पे बनाया जा रहा है. एंट्री नंबर इतना इतना, कॉन्करेंट लिस्ट. कॉन्करेंट लिस्ट लिखने को कॉन्करेंट लिस्ट होता है, लेकिन वो स्टेट के दायरे में घुस जाता है वो लॉ. ठीक है. इसीलिए जुडिशरी का ये काम है. जुडिशरी कैन रिव्यू सच लॉज एज वेल एज बाय लॉज. ठीक है. अब पहले लॉ बाय लॉ को एक बार फटाफट समझ लेते हैं. मान लो, ठीक है, हैंगर बना रहा हूं. हैंगर क्या है? हमारी कॉन्स्टिट्यूशन. ठीक है. ऑन विच दी शर्ट ऑफ लॉ इज हैंगिंग. ठीक है. लॉ, कोई भी लॉ जो है, ये हैंगर क्या है? कॉन्स्टिट्यूशन. अब इस पे आपने शर्ट टांग दी, शर्ट क्या बन गई? लॉ. हैंगर इज आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन. ठीक है. ये शर्ट बन गई, ये क्या है? लॉ. स्केलेटल फॉर्म में होती है. स्केलेटल लग रहा है ना, स्केलेटन हो जैसे. हैंगिंग के लिए, यानी कि लेजिटिमेसी के लिए एक हैंगर चाहिए, जिसको हम कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल कहते हैं. कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल से, आर्टिकल के सहारे पे ही टिका हुआ है ये लॉ ऑफ शर्ट. ठीक है. इन द फॉर्म ऑफ शर्ट. अब शर्ट अच्छी नहीं लग रही ऐसे, इसमें फाइनर डिटेल्स मिसिंग हैं, तो हम क्या बनाएंगे? यहाँ पे पॉकेट बनाएंगे, यहाँ पे बटन्स लगाएंगे. ठीक है. कॉफ लिंक्स एंड ऑल, ये सारा कुछ करेंगे. ये क्या है? रूल्स. कुछ ऐसे समझना इसे. जस्ट 1 minute guys. There was some problem with the streaming. Now is it fine? तो ये सबको क्लियर हो गया था. और शैल आई रिपीट? लॉ स्केलेटल फॉर्म में जो शर्ट है वो लॉ है. उसमें जब पॉकेट और ये बटन्स लगाए तो वो रूल्स हैं. व्हेन वी फिल द फाइनर डिटेल्स इनटू द लॉ. कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने आर्टिकल्स और कॉन्स्टिट्यूशन को एक बहुत ही स्केची फॉर्म में बना दिया. ठीक है. लिख दिया कि ये चीज़ें अलाउड हैं, ये सब चीज़ें अलाउड हैं. ठीक है. अब उसके बाद पार्लियामेंट एक और बिजी बॉडी है. पार्लियामेंट ने शर्ट तो बना दी, लेकिन इंडिया इज़ अ वेरी डाइवर्स कंट्री. This shirt might not be a tailor fit kind of, tailor made तो है नहीं. It needs to be adapted according to the ground realities. किसी को शर्ट टाइट लगेगी, किसी को लूज लगेगी. तो इसीलिए लॉ में एक स्कोप छोड़ा जाता है रूल्स बनाने का. रूल्स कौन बनाता है? एग्जीक्यूटिव. रूल्स कौन बनाती है? गवर्नमेंट, द मिनिस्ट्री. फॉर एग्जाम्पल, अगर हमने रूल बनाया, अगर हमने लॉ बनाया आधार एक्ट, अब स्टेट्स को ये पावर्स हैं कि आधार एक्ट किन किन चीज़ों के लिए, किन किन फैसिलिटीज़ को अवेल करने के लिए मैंडेटरी बनाया जा सकता है. मध्य प्रदेश ने ये बोला कि गाय के ऊपर भी, काऊ के लिए भी आधार लेना पड़ेगा. गाय का जो है जियो टैगिंग और ये सब कर दिया. वो एक नया येलो कलर का टॉप्स पहना दिया गाय को. ठीक है. तो वो क्या है? रूल्स बनाएंगे. क्या बच्चों के एडमिशन के लिए आधार जरूरी है? पंजाब में नहीं, मध्य प्रदेश में यस. क्या मोबाइल सर्विस के लिए आधार जरूरी है? सेंट्रल गवर्नमेंट बताएगी. तो ये जो रूल्स हैं, रूल्स
कौन इंप्लीमेंट करता है? मिनिस्ट्री। जिस मिनिस्ट्री का सब्जेक्ट होती है वो लॉ। ट्रिपल तलाक एक्ट, क्या पनिशमेंट होगी? यस, ऑटोमेटिक अरेस्ट होगी। अगर कोई ट्रिपल तलाक देता है, अपनी वाइफ को बोलता है कि तलाक तलाक तलाक, इमीडिएटली अरेस्ट होगी? यस। क्या कोई प्रूफ देने की जरूरत है? यस या नो? स्टेट डिसाइड करेगी, स्टेट की मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स डिसाइड करेगी। गॉट इट? तो रूल्स बनाने का काम जो ग्राउंड लेवल अथॉरिटीज हैं, जैसे कि सेक्रेटरीज ऑफ यूनियन मिनिस्ट्री, डेटा प्रिवेसी लॉ यदि पास होता है तो मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग या मिनिस्ट्री, अदर मिनिस्ट्रीज वुड डिसाइड। पार्लियामेंट के पास इतना टाइम नहीं है, पार्लियामेंट के पास एक्सपर्टीज नहीं है। एक्सपर्टीज किसके पास है? जो आईएएस ऑफिसर्स हैं। आईएएस ऑफिसर्स, द सेक्रेटरीज who have risen from the level of an SDM, district collector, then secretary to the state, then secretary to the center. उनको ground realities का पता है। This job of filling in the finer details of buttons and pockets and cufflinks is left to the executive. ठीक है, क्रीज कहाँ पे होनी चाहिए या एप्पल कट होना चाहिए या नहीं होना चाहिए शर्ट का, वो कौन डिसाइड करेगा? मिनिस्ट्री डिसाइड करेगी। क्लियर? रूल्स, लॉज, इन लॉज, लॉ जो है वो पार्लियामेंट में कोई ना कोई कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल होगा या आर्टिकल के अंडर कोई प्रोविजन होगा। आर्टिकल 19 क्लॉज 1 सब क्लॉज ए, उसके अंडर ये लॉ बनाया जाता है। बिना आर्टिकल के, बिना कॉन्स्टिट्यूशन में कोई प्रावधान के, कोई प्रोविजन के कानून नहीं बनाया जा सकता। कहीं ना कहीं वो प्रोविजन ब्लीक सा, छोटा सा होगा, उसको यूज करके पार्लियामेंट एक्ट बनाती है। अब जब एक्ट बन जाता है उसमें जो फाइनल डिटेल्स भरी जाती हैं, जैसे कि डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट का रिसेंटली जो न्यूज में आता है, डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट की जो डिटेल्स हैं वो कौन फिलअप करता है? मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स। क्लियर? मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स डज दैट जॉब। डन? अब हम ये क्यों स्टडी कर रहे थे? इसके बीच में जो हमने ये सारी चीज़ें स्टडी करी, लॉ बनाने का, यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट, कॉन्करेंट लिस्ट। यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट, कॉन्करेंट लिस्ट का होना ये बात बयां करता है कि हमारी कंट्री में फेडरलिज्म है, क्योंकि ये जो सिस्टम है सब्जेक्ट्स को डिवाइड करने का, कि इस सब्जेक्ट पे, वाटर के मुद्दे पे, हेल्थ के मैटर पे या एग्रीकल्चर के मैटर पे या पुलिसिंग के मैटर पे सिर्फ स्टेट गवर्नमेंट ही काम करेगी। टेलीकम्युनिकेशंस, करेंसी, इंटरनेशनल रिलेशंस जैसे मैटर्स पे सिर्फ यूनियन गवर्नमेंट काम करेगी। ये फेडरलिस्ट, जो फेडरल कंट्रीज होती हैं, जिन कंट्रीज में फेडरल सिस्टम ऑफ गवर्नेंस होता है, उन्हीं में पाया जाता है। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ फेडरल सिस्टम ऑफ गवर्नेंस? फेडरल सिस्टम ऑफ गवर्नेंस मीन्स दैट देयर आर 2 levels of the government. Federal system of government means that there are 2 levels of government, each functioning in its own domain. Clear? Federal system of government means that there are 2 layers of the government, each functioning in its own jurisdiction or domain. हर गवर्नमेंट अपने दायरे में ही काम करेगी, कोई गवर्नमेंट अपने दायरे से बाहर काम नहीं कर सकती। ठीक है, तो ये है मीनिंग ऑफ फेडरलिज्म। क्लियर है टू एवरीवन? जस्ट अ मिनट। तो ये इसका सिंपल सा बेसिक सा मीनिंग है। अब आप अगर ये पूछो कि हमने ये क्यों चीजें स्टडी करी, देयर इज अ डॉक्ट्रिन कॉल्ड डॉक्ट्रिन ऑफ कलरेबल लेजिस्लेशन। डॉक्ट्रिन ऑफ कलरेबल लेजिस्लेशन मीन्स, पहले मेरे को सुनना कि कलरेबल, जैसे तुम बोलते हो, कुछ बॉयज़ की मैं बात कर रहा हूँ, रात में घर से निकले 10 बजे 11 बजे मैं वॉक करने जा रहा हूँ और बाहर क्या, सुट्टा। ठीक है, ये क्या है? कलरेबल लेजिस्लेशन। समझ में आया? कि मैं नाइट आउट जा रहा हूँ फ्रेंड्स के साथ, बाद में पता लगा फ्रेंड इन्हीं के साथ में थे। समझ में आया? कलरेबल, बताया कुछ और किया कुछ। कोवर्ट मैनर में यदि आप किसी चीज़ को अंजाम देते हो, ठीक है,
तो वो कलरेबल लेजिस्लेशन है। कलरेबल लेजिस्लेशन यानी कि लॉ का रंग कुछ और है, गिरगिट की तरह, ये बाद में जब एक्चुअली इंप्लीमेंट होगी उस लॉ का मतलब कुछ और निकलेगा। समझ में आया? उसका मतलब कुछ और हो जाएगा। तो अब ऐसे केस में क्या मतलब हुआ इसका? इसका मतलब ये हुआ, प्रिंसिपल ऑफ कलरेबल लेजिस्लेशन लगाते हुए अगर कोई यूनियन का लॉ स्टेट के दायरे में हस्तक्षेप करने की कोशिश करेगा तो ऐसे केस में पार्लियामेंट अगर कोई लॉ पास करता है, बोलता है कि ये लॉ जो है स्टेट्स की वेलफेयर के लिए है, लेकिन एक्चुअल में वो लॉ, वो लेजिस्लेशन किसके लिए होता है? जस्ट 1 मिनट। वो लेजिस्लेशन किसके लिए है? स्टेट्स के दायरे में हस्तक्षेप करने के लिए, स्टेट ज्यूरिसडिक्शन में इंटरफेयर करने के लिए, तो उस लॉ को रिपील किया जा सकता है। क्लियर? जस्ट अ मिनट गाइस। क्लियर? तो स्टेट ने, इसका एक एग्जाम्पल देता हूं मैं जिससे कि ये बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा। This pen tablet is not working. I thought I would be able to teach from here itself. Yes, it starts working now. So, यूनियन गवर्नमेंट ने एक लॉ पास किया, जिसको क्या बोला जाता है? प्रिवेंशन ऑफ क्रुएल्टी टू एनिमल्स एक्ट। प्रिवेंशन ऑफ क्रुएल्टी टू एनिमल्स एक्ट, राइट? प्रिवेंशन ऑफ क्रुएल्टी टू एनिमल्स एक्ट में क्या किया गया कि एनिमल्स को जब आप देखते हो ना, लॉरी पे वो ले जाया जाता है, चिकन्स को एक के ऊपर दूसरे को चढ़ा दिया, राइट? जब काउज और बफलोज को भी ट्रांसपोर्ट किया जाता है एक जगह से दूसरी जगह, तो उनको बहुत ही गंदे तरीके से ट्रांसपोर्ट किया जाता है। और आप मदारी को देखते हो, वो तमाशा दिखाता है तो मंकी को डांस करवाता है, या फिर कभी कभी एनिमल्स को बुलॉक कार्ट और ये सबको बहुत ही पर्सिक्यूट किया जाता है, बहुत ही गंदे तरीके से उनसे काम लिया जाता है, मार के उनको ये सब चीज़ें करी जाती हैं। उसको प्रोहिबिट करने के लिए, प्रिवेंट करने के लिए एक लॉ लाया गया विद अ गुड इंटेंशन, प्रिवेंशन ऑफ क्रुएल्टी टू एनिमल्स एक्ट। अब ये जो प्रिवेंशन ऑफ क्रुएल्टी टू एनिमल्स एक्ट है, ये कॉन्करेंट लिस्ट में दे रखा है। कॉन्करेंट लिस्ट मतलब यूनियन और लेजिस्लेचर, यूनियन और स्टेट का साझा लॉ इस पे बनाया गया। अब ये जो कॉन्करेंट लेजिस्लेशन था, इसमें ये कहा गया कि आप कैटल को मारने के लिए, चिकन बनाने या फिर ये जो है बीफ वगैरह बनाने के लिए आप यूज़ नहीं कर सकते। ठीक है, यहाँ तक ठीक था। जबकि जो एक्ट है उस एक्ट में ये कहीं नहीं दे रखा कि आप ऐसा नहीं कर सकते। ठीक है, एक्ट में ये नहीं दे रखा यू कैनॉट स्लॉटर दी कैटल। एक्ट सेज यू कैन स्लॉटर दी कैटल बट विद अ पर्टिकुलर टेक्निक। ठीक है, कि उनको दर्द नहीं होना चाहिए, ये सब चीज़ें लिखी गई हैं कि स्लॉटर करने पे मनाही नहीं है। दूसरी चीज़, रूल्स के जरिए रूल्स इसे प्रोहिबिट कर रहे थे। ठीक है, रूल्स नंबर 1, मिनिस्ट्री ने 2017 में दिस एक्ट प्रिवेंशन ऑफ क्रुएल्टी टू एनिमल्स एक्ट इज अ मैटर अंडर द ज्यूरिसडिक्शन ऑफ मिनिस्ट्री, यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट एंड फॉरेस्ट। नाउ इट्स फुल नेम इज MOEFCC, क्लाइमेट चेंज। दूसरा जो बड़ा चेंज लाया गया, ये कहा गया कि ये कॉन्करेंट लेजिस्लेशन है, अगर फार्मर 1 फार्मर 2 को अपनी कैटल, बफलो या काउ बेचता है, तो फार्मर 1 हैज टू ऑब्टेन एन अंडरटेकिंग दैट फार्मर 2 विल नॉट स्लॉटर द काउ। क्लियर? फार्मर 2 काउ को, कैटल को स्लॉटर नहीं करेंगे, ये चीज लिखी गई इसमें। जस्ट अ मिनट गाइस। क्लियर? स्लॉटर नहीं करेंगे। अब ये तो गलत ही हो गया, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन से बाहर कोई चीज़ जाती है तो उसे अल्ट्रा वायर्स दी कॉन्स्टिट्यूशन कहा जाता है। कॉन्स्टिट्यूशन में बनाए गए एक्ट के तहत
यदि कोई चीज बनाई जाती है तो उसे इंट्रा वायर्स कहा जाता है। एक्ट के स्कोप के अंडर यदि कुछ किया जाता है, जब एक्ट में ये बंदिश नहीं है, व्हेन देयर इज नथिंग इन द एक्ट व्हिच प्रोहिबिट्स द स्लॉटर ऑफ द कैटल, यू कैन नॉट डू इट इनडायरेक्टली थ्रू द रूल्स। ये लेजिस्लेशन है, ये क्या है? सबऑर्डिनेट लेजिस्लेशन। रूल्स आर कॉल्ड, इन अदर वर्ड्स दे आर कॉल्ड सबऑर्डिनेट लॉ। सबऑर्डिनेट लॉ विच इज सबऑर्डिनेट टू प्राइमरी लॉ। कॉन्स्टिट्यूशन इज द सुप्रीम लीगल डॉक्यूमेंट, उसके अंडर एक्ट है जो कि एक लॉ है, ठीक है, उसके अंडर सबऑर्डिनेट लॉ है जो कि इस लॉ को कॉन्फर्म करेगी। एक्ट को कॉन्स्टिट्यूशन के दायरे में रहना है, रूल्स को एक्ट के दायरे में रहना है, ठीक है। दादा, पापा और बेटा। अब अगर बेटा बाप से बड़ा हो जाएगा तो क्या होगा? कलयुग, कॉन्स्टिट्यूशनल कलयुग हो जाएगा, इसीलिए ये अलाउड नहीं है। दूसरी बात, ये जो कहा गया कि फार्मर 1 को फार्मर 2 से परमिशन लेनी, अंडरटेकिंग लेनी पड़ेगी, डिक्लेरेशन लेनी पड़ेगी कि फार्मर 2 इसको मंदिर में बलि नहीं चढ़ाएगा या किसी भी स्लॉटर पर्पस के लिए यूज नहीं करेगा। इसका मतलब क्या है? ये जो सब्जेक्ट है ये किसके अंडर आता है? फेयर्स एंड मार्केट्स। क्रुएल्टी टू एनिमल्स को प्रोटेक्ट करने से, क्रुएल्टी टू एनिमल्स के लिए जो सब्जेक्ट है वो कॉन्करेंट लिस्ट में है। ये जो सब्जेक्ट है फेयर्स एंड मार्केट्स, पुष्कर का मेला लगता है या फिर और भी बहुत सारे मेले लगते हैं जहाँ पे जानवरों को बेचा जाता है, ठीक है, भैंसों को बेचा जाता है, खरीदा जाता है। अब वो जो सब्जेक्ट है वो प्योरली स्टेट के अंडर है, स्टेट लिस्ट में है। तो ये जो रूल्स बनाए गए, जब एक्ट के ऊपर डॉक्ट्रिन ऑफ कलरेबल लेजिस्लेशन अप्लाई होता है, यानी कि जब एक्ट कहे कुछ और करे कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि जुडिशरी फिर इसे डॉक्ट्रिन ऑफ कलरेबल लेजिस्लेशन लगाते हुए गैर संवैधानिक, अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर कर देगी, ठीक है। वैसे ही जब कोई रूल या बाय लॉज हैं, एग्जीक्यूटिव रूल्स हैं, अगर वो भी रूल्स भी कुछ ऐसा गलत काम करेंगे, रूल्स के जरिए अगर पार्लियामेंट सेंटर स्टेट्स के दायरे में घुसने की कोशिश करेगा, जो सब्जेक्ट फेयर्स एंड मार्केट स्टेट्स के तहत है, तो ये स्टेट्स करें तो अच्छा, स्टेट्स करें तो ये अलाउड है कि एक फार्मर को बोलना कि तुम जब अपनी भैंस को बेचोगे तो दूसरे फार्मर से ये पूछोगे कि भैया तुम इस भैंस की बलि तो नहीं चढ़ाओगे। ये यदि फार्मर खुद करे, डेयरी फार्मर खुद करे तो ठीक है, स्टेट करे, इस रूल को लेके आए कि अंडरटेकिंग लेनी है, देन इट इज फाइन। बट अगर स्टेट इसे, सेंटर इसे स्टेट के दायरे में करे, ये कह के कि देखो हमने तो क्रुएल्टी को प्रिवेंट करने के लिए ये रूल बनाया है, तो जुडिशरी इसे अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर कर देगी। क्या लगाते हुए? डॉक्ट्रिन ऑफ कलरेबल लेजिस्लेशन लगाते हुए। समझ में आया? कोई लॉ आप ये कहते हो कि आपकी इंटेंशन बहुत बेनेवलेंट है, तो आप तो क्या कर रहे थे? एम्बुलेंस को ले जा रहे थे, इसीलिए आपने हेल्थ एज अ सब्जेक्ट जो कि स्टेट के लिस्ट पे आता है, आपने तो फ्री एम्बुलेंसेस डिक्लेयर करनी शुरू करी मिनिस्ट्री ने, ठीक है। लेकिन उस प्रोसेस में यदि आप स्टेट के जुरिस्डिक्शन में घुस गए, इंटेंशन आपकी क्या है ये मैटर नहीं करता, लेकिन आपकी एक्शन गलत हो गई। समझ में आया? कि बाहर गए वॉक करने और सिगरेट पी ली, वो तो चलो कोई बात नहीं, बाय प्रोडक्ट है, वॉक करने जाएंगे तो ये तो अंडरस्टूड ही है कि सिगरेट पिएंगे, ये क्या है? अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर हो जाएगा, ठीक है। समझ में आया ये? तो ये डॉक्ट्रिन्स हैं जिसकी बेसिस पे हमारे आर्टिकल्स वगैरह को हम समझ सकते हैं इजीली। बेसिक मीनिंग, व्हेन एनीथिंग इज प्रोहिबिटेड डायरेक्टली इट कैन नॉट बी डन इनडायरेक्टली। जब आप स्टेट के दायरे में, जुरिस्डिक्शन में डायरेक्टली नहीं जा सकते, स्टेट का जो फेयर्स एंड मार्केट्स एक सब्जेक्ट दे रखा है, जब यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट एंड फॉरेस्ट इसमें डायरेक्टली हस्तक्षेप नहीं कर सकती, तो जानवरों का हवाला देते हुए, एनिमल वेलफेयर का हवाला देते हुए भी नहीं कर सकती। ये फेडरलिज्म का इंडिया में एक एसेंशियल डॉक्ट्रिन है। दिस डॉक्ट्रिन ऑफ कलरेबल लेजिस्लेशन इज relevant only for protecting the federal space for states. Clear? अदरवाइज इसकी और कोई एप्लीकेबिलिटी किसी भी लॉ पे नहीं है। अगर किसी लॉ का इंटेंशन अच्छा है और यूनियन का ही लॉ है, यूनियन के ही दायरे में काम करता है, लेकिन एक्शन गलत है,
तो डॉक्ट्रिन ऑफ कलरेबल लेजिस्लेशन नहीं लगेगा। डॉक्ट्रिन ऑफ कलरेबल लेजिस्लेशन का मतलब ये है कि अगर किसी लॉ पे नंबर प्लेट लगा दी नेशनल परमिट की कि ये यूनियन लिस्ट के अंडर है, ठीक है, लेकिन उसे दायरे में घुसा दिया पंजाब गवर्नमेंट के या तमिलनाडु गवर्नमेंट के, तो वो इनवैलिड हो जाएगा। मतलब समझ में आया? अब ये एग्जाम्पल दे रहा था मैं, जो जहां की नंबर प्लेट है वो वहीं पे ही रेलिवेंट रहेगी। एंट्री नंबर यदि यूनियन का है तो वो यूनियन की ज्यूरिसडिक्शन में ही काम करे तो ठीक। यदि एंट्री नंबर यूनियन का लगा के कॉन्करेंट लिस्ट का नंबर लगा के उसे स्टेट के दायरे में भेजोगे तो चालान हो जाएगा, जुडिशरी उसका चालान कर देगी। मेटाफॉर ये यूफेमिस्टिक वे में मैं ये समझाना चाह रहा हूं, ठीक है। बोलो यस अगर समझ आया तो। क्लियर है ये सबको? Clear for everyone? All right. So this is how we have to understand each and everything. अब बताओ, जो आप पॉलिटी पढ़ते हो और जैसे हमें पढ़नी है उसमें डिफरेंस है कि नहीं? राइट, विथ एग्जाम्पल्स जो अभी रिसेंट पास्ट में न्यूज़ में हुए हैं। एक और एग्जाम्पल जो आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा, इवनिंग में हमने उबर ओला का एग्जाम्पल लिया। मोटर व्हीकल्स एक्ट, जुडिशरी ने सरकार को ये बार बार फटकार लगाई, बार बार जुडिशरी ने गवर्नमेंट को रेप्रीमांड किया कि आप क्या कर रहे हो मोटर व्हीकल्स एक्ट में, या आप ओवरऑल क्या कर रहे हो जो इतने इकोनॉमी में, जो इतने रोड्स पे एक्सीडेंट हो रहे हैं, 1,46,000 डेथ्स एवरी ईयर। तो जब ये पूछा गया कि आप क्या कर रहे हो, तो गवर्नमेंट ने बोला अच्छा, दिस इज अ गोल्डन अपॉर्चुनिटी टू इंटरफेयर इनटू द ज्यूरिसडिक्शन ऑफ द स्टेट्स। हाउ मेनी ऑफ यू आर फ्रॉम बेंगलुरु? बेंगलुरु से कौन कौन है? अब आगे चलते हैं फटाफट। मोटर व्हीकल्स एक्ट लाया गया जनता को ये दिखाने के लिए कि हम बहुत स्ट्रिंजेंट पेनाल्टीज लगाने जा रहे हैं लोगों पे, ठीक है। वी आर गोइंग टू इम्पोज वेरी स्ट्रिक्ट पेनाल्टीज ऑन दी पीपल, ठीक है, जो ट्रैफिक सिग्नल या ट्रैफिक लॉज को, ट्रैफिक लॉ ऑफेंडर्स हैं उनके ऊपर 10,000 40,000 रुपये पेनाल्टी करी गई। लेकिन एक हिडन थिंग इस बीच में जो हुई, कर्नाटका में क्या हुआ कि कर्नाटका में बेंगलुरु म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन या बेंगलुरु जो डेवलपमेंट अथॉरिटी है, उन्होंने उबर ओला को ये कहा, पहले बेसिक बता देता हूँ, जब आप कोई कार लेते हो तो उसके ऊपर आप रोड टैक्स पे करते हो। जो कैब ड्राइवर्स होते हैं उनको रोड टैक्स ज़्यादा पे करना होता है, ठीक है, रोड टैक्स वगैरह ज़्यादा पे करना होता है क्योंकि इनकी होती है येलो नंबर प्लेट। अब ऐसे केस में ये येलो नंबर प्लेट वाली जो व्हीकल है उनको आरटीओ को, रीजनल ट्रांसपोर्ट, आरटीए को, रीजनल ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी को हर साल परमिट लेने के लिए, टैक्सी में और लोगों को अर्न करने के लिए, कमर्शियल व्हीकल हो गई है, ठीक है, तो इसके लिए परमिशन लेनी होती है। अब उबर ओला ड्राइवर ने क्या किया, ये पैसा किसको जाता है? स्टेट गवर्नमेंट को जाता है, या बेंगलुरु को जाएगा या दिल्ली को जाएगा। अब उबर ओला ने क्या किया, कैब पूलिंग अलाउ कर दी। एट वन पॉइंट अ कैब वुड बी यूज्ड फॉर मोर देन 2 पैसेंजर्स और मोर देन 1 पैसेंजर, ठीक है, कम्यूटर या जो भी। ऐसे केस में आरटीओ को, रीजनल ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी को, रीजनल ट्रांसपोर्ट ऑफिस को ड्यूटी कितनी बार मिली? एक बार। नंबर प्लेट 2 थोड़ी लगी, मतलब ऐसे थोड़ी आगे 2 नंबर प्लेट लगी है, पीछे भी 2 लगी हैं। कस्टमर कितने बैठा रहे हो एक टाइम पे? 2। गवर्नमेंट को लगा कि जब तुम डबल कमाई कर रहे हो तो सरकार क्या फिर बेगानी है ना, सरकार भी तुम्हारी है, तुम डबल पैसे दो। क्योंकि तुम्हारी वजह से बेंगलुरु एयरपोर्ट पे हमने उबर सेंटर बनाया, सारा दिन वहाँ पे रश रहता है, हमने तुम्हारे लिए वहाँ पे शेड वेड लगवाए, लोगों को धूप नहीं लगे। वी आर क्रिएटिंग दी एनेबलिंग कंडीशंस। रोड पे ट्रैफिक हुआ तो तुम डबल टैक्स दो। जो व्हीकल्स
कैब पूलिंग पे जो ड्राइवर्स अपनी व्हीकल चलाना चाहते हैं उनको 2 बार टैक्स देना होगा, ठीक है। 2 बार टैक्स देना पड़ेगा तो महंगा लगेगा। उबर के ड्राइवर, उबर का जो ऑनर था या उस बेंगलुरु स्टेट के जो मैनेजर थे, रीजनल ऑफिसर थे, उन्होंने कर्नाटका चीफ मिनिस्टर से मुलाकात करी। सिद्धारमैया, समझ में आया, रमैया वत्सा भैया, तो गड़बड़ हो गई, रिश्वत चंदा जाएगा। अभी ये हुआ ही था, फिर दिल्ली ने भी ऐसा कर दिया। दिल्ली को लगा कि हम क्या डबल सौतेले हैं, हमें भी दो अगर बेंगलुरु को दे रहे हो। तो रीजनल ट्रांसपोर्ट अथॉरिटीज़ डबल टैक्स लगाने लगी। अभी थोड़ी देर और हुई थी, उधर से महाराष्ट्र से आवाज़ उठी, क्या, महाराष्ट्र नव निर्माण सेना, ठीक है, महाराष्ट्र नव निर्माण सेना, उन्होंने बोला कि MNS कौन है, राज ठाकरे, कि अगर ऐसा नहीं हुआ कि तो हम उबर की टैक्सीज वैक्सीज क्या करेंगे, पंचर तो क्या ही करते हैं ये लोग, सीधा तोड़ते हैं, राइट। तो उबर के CEO इंडिया को लगा कि यार ये दिक्कत हो जाएगी, ठीक है, लेट अस हैव अब रिटेल डील करेंगे 29, मैं भूल जाता था, पहले 29 थी, ठीक है। तो रिटेल डील करेंगे 29 चीफ मिनिस्टर्स को, तो ज़्यादा देना पड़ेगा, चंदा ज़्यादा हो जाएगा ना, एक एक को खरीदोगे तो दिक्कत हो जाएगी। इसीलिए यूनियन मिनिस्ट्री, बहुत ही ग्रेट मिनिस्टर नितिन गडकरी उस टाइम के, ठीक है, नितिन गडकरी के पास पहुंचा गया। उन्होंने बोला कि हम एक मोटर व्हीकल्स एक्ट लेके आ रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट ने तो वैसे ही आदेश दे रखे हैं कि तुम कर क्या रहे हो, तो ये है होलसेल डील, समझ में आया। अब इस डील के जरिए क्या किया गया, यूनियन पार्लियामेंट में मोटर व्हीकल्स एक्ट मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज ने इंट्रोड्यूस किया। उसमें एक सेक्शन ये इंसर्ट कर दिया कि जो कैब एग्रीगेटर्स हैं उनको रेगुलेट करने के जो अधिकार हैं, उनको नेशनल परमिट देने के जो परमिट्स हैं या अथॉरिटी है, वो यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज के पास है। यानी कि अगर यूनियन मिनिस्ट्री ने ये कह दिया कि उबर को पैन इंडिया कैब पूलिंग का राइट है, तो स्टेट गवर्नमेंट के चीफ मिनिस्टर्स, ये 2900 करोड़ लिख रहा था मैं, ठीक है, ये 6 टायर वाली कार नहीं है, ये 00 की बहुत वैल्यू होती है नीचे जब लग जाते हैं ना ये, तो सोचा कि ये अच्छी डील है, तो कैब पूलिंग के अधिकार दे दिए और ऊपर डील हो गई, समझ में आया। अब जब ये लॉ अगर स्टेट्स इसे चैलेंज करेंगी तो क्या कहा जाएगा यूनियन मिनिस्ट्री द्वारा कि आपने कहा था पेनल्टीज लगाओ, हमने पेनल्टीज लगाई, और कैब एग्रीगेटर्स को कैब पूलिंग करने से महिलाओं को जो रेप का खतरा है, हमने इसलिए ये अधिकार अपने आप को दिए हैं ताकि कोई लीनियंसी उबर के कैब ड्राइवर्स को अप्रूव करने में ये कैब एग्रीगेटर्स नहीं बरतेंगे। अब अगर जुडिशरी इस पे डॉक्ट्रिन ऑफ कलरेबल लेजिस्लेशन लगाएगी तो ये लॉ रिपील हो सकता है, समझ में आया। आई एम रिपीटिंग, कुछ ग्लिच आया था क्या, तुम जो रिपीट करने को बोल रहे हो, अच्छा स्टक हो गया था। आई रिपीट, तो उबर ओला को अगर महाराष्ट्र में अलग परमिशन लेनी पड़ेगी, फिर कर्नाटका में अलग, फिर तमिलनाडु में अलग अलग परमिशन लेनी पड़ेगी। तो जब आप रिटेल डील करते हो, रिटेल परचेजिंग करते हो, हर स्टेट को, अगर मैं एक CEO हूँ, मेरे को पूरे इंडिया में कोचिंग इंस्टीट्यूट्स खोलने हैं, और अगर पूरे इंडिया में कोचिंग इंस्टीट्यूट्स खोलने हैं, अगर ये नॉर्म आ गया कि मान लो JVs में जो है 250 से ज़्यादा स्टूडेंट्स नहीं हो सकते, बायजूस में 250 से ज़्यादा स्टूडेंट्स नहीं हो सकते, तो मैं बायजूस का या JVs का CEO हूँ, तो मैं क्या करूँगा, पंजाब के CM के से मुलाकात करूँगा, ठीक है, जिंदा रहने के लिए तेरी कसम, एक मुलाकात ज़रूरी है CM के साथ, ठीक है ना। तो अब ऐसे सभी से अगर मैं मीटिंग करूँगा तो सभी अलग अलग डील करेंगे। इससे अच्छा क्यों ना मैं यहाँ पे जाऊँ सेंट्रल गवर्नमेंट के पास और ये बोलूँ कि मोटर व्हीकल्स एक्ट एक कॉन्करेंट एक्ट है, कॉन्करेंट सब्जेक्ट है मोटर व्हीकल्स, और सुप्रीम कोर्ट ने वैसे एक डांट लगा रखी है कि एक्सीडेंट्स को एक्सीडेंट्स को रोकने के लिए, रोड एक्सीडेंट से हो रही डेथ्स को कम करने के लिए आपने क्या स्टेप्स लिए हैं। तो मैं हूँ, मेरा नाम है जितिन, राइट, नितिन गडकरी नहीं, मेरा नाम है जितिन वर्मा। अब मैं क्या करूँगा, मैं तो चलो लॉ पास कर दूंगा, लेकिन नितिन जो है वो लॉ पास नहीं करेंगे। वो क्या लेंगे, उबर ओला दोनों को बोलेंगे चंदा दो, पार्टी फंड में आधा आधा मेरे स्विस बैंक अकाउंट में। ये हो गई होलसेल डील। अब अगर इस लॉ को
सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज करेगी कोई स्टेट कि ये जो रीजनल ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी को अप्रूव करने के जो अधिकार थे, जो राइट्स थे, जो अथॉरिटी थी, वो तो स्टेट्स के पास थी, ये टैक्स स्टेट के पास आना चाहिए। लेकिन सेंट्रल गवर्नमेंट ने, यूनियन पार्लियामेंट ने इस एक्ट में लिख दिया है क्या कि कैब एग्रीगेटर्स को कार पूलिंग का या शेयरिंग का जो तरीका है, कैब पूलिंग का या शेयरिंग का जो तरीका है, उसको अलाउ करना या ना करना, ये सेंट्रल यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज के जुरिस्डिक्शन में आ गया। स्टेट्स इसे चैलेंज कर सकती हैं, लेकिन जनता की भावनाओं को और सुप्रीम कोर्ट की फटकार को कुछ इस तरह से यूज़ किया है सरकार ने कि सरकार ये बोलेगी आप ही ने तो कहा था कि एक्सीडेंट्स हो रहे हैं, और अगर इसको अलाउ किया जाता तो विमेन का जो रेप का फिनोमिना उबर ओला में देखा गया है। अब अगर केजरीवाल जाएंगे दिल्ली में, केजरीवाल सुप्रीम कोर्ट जाएं और ये बोलें कि सेंट्रल गवर्नमेंट ने हमारा सब्जेक्ट चुरा लिया, हमारा रेवेन्यू का सोर्स था वो भी इन्होंने मार लिया, तो क्या कहेंगे नितिन गडकरी कोर्ट में? उनके सेक्रेटरी या लॉयर्स क्या कहेंगे, अटॉर्नी जनरल वहाँ पे? वो ये कहेंगे कि जब दिल्ली में एक विमेन का रेप हुआ था तो केजरीवाल ने बोला था कि उबर ओला को सेंट्रल गवर्नमेंट को रेगुलेट करना चाहिए, और हमने अब रेगुलेट किया है कार पूलिंग को। कार पूलिंग में रेप होने के ज़्यादा चांसेस रहते हैं। जो पूलर जो है, जो बाद में बैठता है, हो सकता है कि वो मेल हो और वो ड्राइवर का दोस्त हो, तो ये औने पौने कारणों को यूज़ करके कलरेबल लेजिस्लेशंस लाई जाती हैं। मतलब समझ में आया? फ्लिम्जी ग्राउंड्स पे जुरिस्डिक्शन में इंटरफेयर किया जाता है। अभी तो इट्स फाइन नो, उसके बाद तो कुछ लैग नहीं हुआ। आई एम ऑल्सो कीपिंग अ टैब ऑन दी ग्लिच दैट हैड हैपेंड। अभी के लिए तो कुछ नहीं हुआ गौतम। एक बार दोबारा से देखोगे। आगे चल के जब फेडरलिज्म समझेंगे तो फिर से क्लियर हो जाएगा। कितनों को नहीं क्लियर हुआ? अच्छा, सिद्धारमैया पे हुआ था, इससे पहले वाला। सिद्धारमैया ने ये कहा कि मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज, उन्होंने क्या किया, जो रीजनल ट्रांसपोर्ट अथॉरिटीज़ थी बेंगलुरु की, रीजनल ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी ने ये कहा कि अगर आप कैब पूलिंग करती है कोई उबर या ओला की टैक्सी, तो उसे डबल आरटीओ टैक्स देना पड़ेगा। डबल नंबर प्लेट का जो येलो नंबर प्लेट का जो परमिट है कमर्शियल व्हीकल का, वो डबल देना पड़ेगा। कि आप अगर डबल कमाई कर रहे हो तो हम बुरे हैं। अब सिद्धारमैया से उबर के जो रीजनल ऑफिसर थे प्राइवेट कंपनी के, उन्होंने मुलाकात करी। तो मुलाकात के क्या होता है, गिफ्ट देने पड़ते हैं, ठीक है ना, सब जगह देने पड़ते हैं। तो गिफ्ट विफ्ट दिया। फिर उसके बाद महाराष्ट्र से आवाज़ आई, महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना, राज ठाकरे, उन्होंने बोला कि अगर नहीं हुआ, हमारे यहाँ पे भी महाराष्ट्र मुंबई में जो कैब्स हैं, उन्होंने ड्राइवर्स, ऑटो ड्राइवर्स का धंधा काफ़ी चौपट किया है, ब्लैक येलो टैक्सीज का धंधा चौपट किया है, और कैब पुलिंग की वजह से उन्हें नुकसान हो रहा है, और स्टेट पे रोड कंजेशन हो रहा है सड़कों पे, तो इन्हें डबल टैक्स देना चाहिए। ठीक है, फिर महाराष्ट्र से आवाज़ रुकी थी, चेन्नई से ही आवाज़ आने लग गई। तो अब उबर के सीईओ ने ये सोचा कि इनसे एक एक करके डील करूँगा तो ये तो रिटेल डील हो जाएगी, क्यों ना होलसेलर के पास जाया जाए। किसके पास? नितिन गडकरी के पास। नितिन गडकरी के साथ ये सारी ये जो है डील करी जाएगी। यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज एक एक्ट लेके आई जिसको ये दिखाया गया कि पेनाल्टीज आप लोगों की भलाई के लिए बढ़ाई गई हैं, लेकिन उन पेनाल्टीज में मिनिस्ट्री ने इस एक्ट में ये लिख दिया कि जो ये प्रोविजंस हैं, कैब एग्रीगेटर्स को कार पूलिंग अलाउ करने का जो राइट है, जो अथॉरिटी है, वो अब से किसके पास होगी? यूनियन मिनिस्ट्री के पास होगी। जो सोर्स ऑफ रेवेन्यू स्टेट गवर्नमेंट्स ने इन्वेंट किया था, और जो कि जायज भी था कि स्टेट गवर्नमेंट्स डबल टैक्स लगा रही थी, कैब पूल करने वाली, अलाउ करने वाली टैक्सीज को डबल टैक्स देना था। अब ये डबल एक टाइम पे 2 कस्टमर्स को अप्लाई कर रही हैं, तो 2 बार टैक्स दे देंगी तो क्या बुरा है ना, स्टेट की कमाई हो जाएगी। लेकिन यूनियन मिनिस्ट्री ने ये सब्जेक्ट अपने दायरे में ले लिया। अब अगर कल को इसको सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया जाता है
तो स्टेट गवर्नमेंट ये चैलेंज कर सकती है ना, कोई भी स्टेट गवर्नमेंट, कि इन्होंने हमारा जो कैब पूलिंग वाला जो राइट था वो चुरा लिया। आप समझ में आया? किसी भी चीज को ना दोबारा करना बहुत मुश्किल होता है, ठीक है, कि मेरे को तो एक छोटा सा सेंटेंस रिपीट करना पड़ रहा है एंड आई एन्जॉय टीचिंग, इसीलिए समझ जाओ कि अगर यूपीएससी दोबारा करना पड़ेगा ना तो बहुत लानतें पड़ती हैं, ठीक है। आगे चलते हैं, समझ में आया? आप डॉक्ट्रिन ऑफ कलरेबल लेजिस्लेशन का मतलब, आर्टिकल 246 में 3 लिस्ट्स दे रखी हैं। ये आर्टिकल्स अपने आप याद होते चले जाएंगे, रट्टा लगाने की जरूरत नहीं है। यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट, कॉन्करेंट लिस्ट, ठीक है। यूनियन, स्टेट, कॉन्करेंट। आर्टिकल लिस्ट 1 इंटू 2, फिर 2 इंटू 2 4, फिर 2 इंटू 3, लिस्ट 1 2 3 इंटू 2, ये आर्टिकल 246 आ जाएगा। गॉट इट? आर्टिकल 246 में 3 लिस्ट्स दे रखी हैं, लिस्ट 1 2 एंड 3। Doctrine of colorable legislation is done. Limitations: the doctrine has no application where the powers of legislature are not limited by any constitutional limitation. यानी कि ये डॉक्ट्रिन या प्रिंसिपल ऑफ कलरेबल लेजिस्लेशन सिर्फ उन्हीं मुद्दों पे लगाया जा सकता है जहां पे कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा है कि ये अप्लाई किया जा सकता है, बाकी की चीजों में ये अप्लाई नहीं किया जा सकता। क्लियर? राइट? तो कॉन्स्टिट्यूशनल लिमिटेशन जहां पे है। अब इसके अलावा डॉक्ट्रिन इज ऑल्सो नॉट एप्लीकेबल टू सबऑर्डिनेट लेजिस्लेशन, रूल्स के ऊपर ये डॉक्ट्रिन नहीं लगाया जा सकता। लेकिन अब जो रिसेंट एप्लीकेशन हुआ है तो इसमें नॉट काट देना। डॉक्ट्रिन कैन ऑल्सो बी अप्लाइड टू सबऑर्डिनेट लेजिस्लेशन, यानी कि कैटल स्लॉटर रूल्स की जो सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट आई उसके बाद ये डॉक्ट्रिन को किसी एक्ट के तहत लाए गए रूल्स के ऊपर भी लगाया जा सकता है। सिर्फ एक्ट के जरिए ही नहीं, बल्कि अगर कोई लॉ एक्ट के तहत लाए गए, एक्ट के अंडर लाए गए रूल्स के थ्रू भी सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट के दायरे में, जुरिस्डिक्शन में इंट्रूड करने की कोशिश करती है तो उस पर भी ये रूल्स अप्लाई किए जा सकते हैं। गॉट इट? Rules are also rules are also subject to doctrine of colorable legislation. Clear? Even if the laws passed by the parliament in content is overtly valid, visibly valid है, देखने में बिल्कुल सही है, ठीक है, तो court may put to test its real intent so as to check if it tries to covertly subvert the federal provisions. Right? So what is not permitted directly cannot be permitted indirectly. ठीक है? ऑब्लिक मोटिव से सेंटर अगर स्टेट के दायरे में किसी भी वे से घुसने की कोशिश करता है तो उसे रिपील किया जा सकता है। डन? राइट? ये है यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट और कॉन्करेंट लिस्ट। यूनियन, स्टेट एंड कॉन्करेंट लिस्ट। तो यूनियन लिस्ट में दिए गए किसी सब्जेक्ट को कश्ती बना के, बोट बना के यदि आप स्टेट लिस्ट के सब्जेक्ट में घुसने की कोशिश करोगे तो जुडिशरी इसे डॉक्ट्रिन ऑफ कलरेबल लेजिस्लेशन लगाते हुए डिसअलाउ कर देगी। स्टेट लिस्ट और कॉन्करेंट लिस्ट में बाउंड्री बहुत परमिएबल है, तो खासकर यहाँ पे ये बोट बना के, इसको एक जरिया बना के इस एरिया में घुसने की कोशिश की जाती है। अब फेडरलिज्म को प्रोटेक्ट करने के लिए दिया गया है डॉक्ट्रिन ऑफ कलरेबल लेजिस्लेशन। डॉक्ट्रिन ऑफ कलरेबल लेजिस्लेशन हैज बीन ब्रॉट अबाउट टू प्रोटेक्ट द प्रिंसिपल ऑफ और द डॉक्ट्रिन ऑफ फेडरलिज्म। तो बिकॉज ऑफ द रीजन दैट देयर इज फेडरलिज्म, डॉक्ट्रिन ऑफ फेडरलिज्म is the source of doctrine of colorable legislation. DOF is the source of DOCL. ठीक है? डॉक्ट्रिन ऑफ
कलरेबल लेजिस्लेशन फ्लोज फ्रॉम डॉक्ट्रिन ऑफ फेडरलिज्म। अब समझ में आया? डॉक्ट्रिन ऑफ फेडरलिज्म से ही उसका बच्चा है डॉक्ट्रिन ऑफ कलरेबल लेजिस्लेशन। देख लो एक बार, अच्छे से देख लो इसे। क्लियर? धीरे धीरे से ये सारी चीजें समझ में आ जाएंगी। अभी मैं डॉक्ट्रिन समझा रहा हूं, जिनको नहीं समझ में आए तो उनको ये नहीं लगना चाहिए कि हम पेशेंट्स हो गए हैं, डॉक्टर समझ में नहीं आया, राइट? धीरे धीरे से सब समझ में आ जाएगा, डोंट वरी। डॉक्ट्रिन ऑफ एक्लिप्स, अब इसको पहले समझ लो। एक्लिप्स क्या होता है? जब हम बोलते हैं ना कि ल्यूनर एक्लिप्स है या सोलर एक्लिप्स है ना, ग्रहण लगना। सिंपल सा मतलब है डॉक्ट्रिन ऑफ एक्लिप्स का कि अगर एक ये लॉ है, जैसे हमने समझा था ना ये वाले पार्ट में, ये दिस वन, अगर एक लॉ का, ये जो लॉ है, तीन रंग हैं इसके, देयर आर 3 शेड्स टू दिस लॉ, ठीक है? इसका जो ये वाला जो पार्ट है रेड वाला, सिर्फ ये पार्ट छुप जाएगा। अगर कोई लॉ फंडामेंटल राइट्स को, मैं एक पार्लियामेंट में लॉ लेके आया, इस लॉ के 5 फिंगर्स, ठीक है, 5 में से ये जो 2 फिंगर्स हैं, ये 2 फिंगर्स मेरे फंडामेंटल राइट्स को वॉयलेट करते हैं। मैंने जुडिशरी में इसे चैलेंज किया, जुडिशरी ने बोला कि रेस्ट ऑफ द 3, 1 थंब एंड these 2 fingers are valid, these 2 last 2 fingers are invalid, तो these 2 fingers will get eclipsed under fundamental rights। समझ में आया? अगर एक लॉ है, ये लॉ ये है, ठीक है, मान लो इस लॉ का इतना सा पार्ट मेरे फंडामेंटल राइट्स को अफेक्ट करता है, तो जुडिशरी इस लॉ के इस फंडामेंटल राइट के पार्ट को एक्लिप्स्ड डिक्लेयर कर देगी, खत्म, क्रॉस। दिस पार्ट ऑफ द लॉ विल शाइन लाइक सन। ये जो पार्ट है, जो यूवी रेज वाला पार्ट है, जो कि मेरे फंडामेंटल राइट्स के लिए हार्मफुल रेज हैं, अल्ट्रा वायलेट रेज की तरह हैं, मेरे फंडामेंटल राइट्स के, किसी भी सिटीजन के फंडामेंटल राइट्स को अफेक्ट करता है अगर कोई लॉ, तो वो लॉ पूरी तरह से इनवैलिड नहीं है, ठीक है? माचिस रखना गलत नहीं है, माचिस के साथ सिगरेट रखना गलत है। समझ में आया? पेरेंट्स ये थोड़ी ना बोलेंगे माचिस मत रखो या कुछ भी। हाँ, माचिस के साथ सिगरेट है तो वो गलत है, तो वो पेरेंट्स आपको राइट नहीं देंगे। अगर कोई लॉ आप पार्लियामेंट लेके आती है, उस लॉ के बाकी के प्रोविजन सही हैं, लेकिन कुछ प्रोविजन ऐसे हैं जो फंडामेंटल राइट्स को क्रिपल करते हैं, तो उनको वैलिडेट अलाउ नहीं किया जाएगा, उनको इनवैलिडेटेड डिक्लेयर कर दिया जाएगा। बाकी के ये जो रंग हैं ये अलाउड। इसको समझते हैं कैसे? देखो, सिंपल सा तरीका है। डॉक्ट्रिन ऑफ एक्लिप्स आर्टिकल 13 क्लॉज 2 में दे रखा है फंडामेंटल राइट्स को प्रोटेक्ट करने के लिए। इसमें लिखा है द नेशन स्टेट शैल नॉट, नेशन स्टेट मतलब इंडिया में कोई भी स्टेट गवर्नमेंट, स्टेट लेजिस्लेचर, कोई भी म्यूनिसिपैलिटी, डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर, कोई भी पार्लियामेंट या पार्लियामेंट की मिनिस्ट्री कोई भी ऐसा रूल ना लेके आए जो फंडामेंटल राइट्स को, सिटीजन के फंडामेंटल राइट्स को अफेक्ट करेगा। तो स्टेट शैल नॉट मेक एनी लॉ विच टेक्स अवे और अब्रिजेस द राइट्स कॉन्फर्ड बाय दिस पार्ट। अब आईपीसी क्या है? लॉ है, इंडियन पीनल कोड लॉ है ना। इस लॉ में एक चीज दे रखी है, क्या? सेक्शन 377, होमोसेक्सुअलिटी इज क्रिमिनल, होमोसेक्सुअलिटी यूज्ड टू बी क्रिमिनल। आर्टिकल 15 में ये दे रखा है नोबडी शुड बी डिस्क्रिमिनेटेड ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स, प्लेस ऑफ बर्थ। ठीक है? किसी के साथ भी पक्षपात नहीं होना चाहिए, हीन भावना नहीं होनी चाहिए, सेक्स के बेसिस पे, रिलीजन के बेसिस पे, रेस के बेसिस पे, ब्लैक एंड वाइट, कास्ट के बेसिस पे, सेक्स के बेसिस पे, प्लेस ऑफ बर्थ के बेसिस पे। लेकिन सेक्शन 377 जो कि एक लॉ है, वो तो डिस्क्रिमिनेशन कर रहा है ट्रांसजेंडर्स के साथ में। ठीक है, पुलिस उनको पकड़ के ले जाती है। होमोसेक्सुअल यदि कोई मेल सेक्स करता पाया गया या फीमेल लेस्बियन सेक्स करती पाई गई तो पुलिस उन्हें पकड़ के ले जाएगी। तो सुप्रीम कोर्ट को 2018 में याद आया कि ये जो लॉ है ये आईपीसी
का सेक्शन 377 एक्लिप्स हो जाएगा, रेस्ट ऑफ द आईपीसी इज वैलिड। समझ में आया? कुछ इस तरह से। ये है सन ऑफ फंडामेंटल राइट्स। दिस इज द सन ऑफ फंडामेंटल राइट्स। ठीक है, ये सन की जो बाउंड्री है, कोई भी लॉ अगर इस बाउंड्री में इंटरफेयर कर रहा है तो उस लॉ का इतना सा पार्ट जो इंटरफेयर कर रहा है वो इनवैलिडेट हो जाएगा। और ये फंडामेंटल राइट्स का जो सूरज है वो पूरी तरह से ब्लैक होना चाहिए। ठीक है, ये पूरी तरह से ब्लैक हो गया ना, ताकि इस फंडामेंटल राइट्स के दायरे में यदि कोई लॉ इंटरफेयर करने के लिए आता है तो उसको वहीं पे रोक दिया जाएगा जहां पे वो फंडामेंटल राइट्स के दायरे में घुस रहा है। बाकी का लॉ वैलिड। बाकी का लॉ जो है, ये वाला जो पार्ट है लॉ का, जो इस तरफ का पार्ट है, ये ठीक है। ठीक है, बट फंडामेंटल राइट्स क्योंकि मेरे सबसे इंपॉर्टेंट राइट्स हैं, उनको वॉयलेट करने वाला कोई भी राइट, कोई भी लॉ उस हद तक एक्लिप्स हो जाएगा। ये फंडामेंटल राइट्स वाला हाथ है, वॉच वाला। ठीक है, अब अगर कोई इस फंडामेंटल राइट्स पे कोई लॉ लेके आया जाएगा जो कि इस हद तक मेरे राइट्स को वॉयलेट करता है, तो ये लॉ इस हद तक एक्लिप्स हो जाएगा, फंडामेंटल राइट्स के नीचे दब गया। बाकी का जो लॉ का पार्ट है वो वैलिड। Yes, you can say that. Okay, only that part of the law will be invalidated which is eclipsing the fundamental rights. Rather, that law to that extent would be eclipsed under the sun of fundamental rights. So as you can see, it is a clear circle here. This circle is लक्ष्मण रेखा के अंडर है। ये लक्ष्मण रेखा कौन है? फंडामेंटल राइट्स पार्ट 3। ठीक है, डन। अब एक और चीज समझना, बोथ प्री कॉन्स्टिट्यूशनल लॉज एंड पोस्ट कॉन्स्टिट्यूशनल लॉज, हमने, क्योंकि हमारे पास टाइम नहीं होता तो हम क्या करते हैं, फोटो स्टैट करवा लेते हैं, है ना। सिमिलरली हमारे पास, सिरी हैज गॉन मैड, क्योंकि हमारे पास फंडामेंटल राइट्स, हमारे पास इंडिपेंडेंस के बाद टाइम नहीं था। आई एम सो सॉरी, यहाँ इतने सारे ये सब पढ़ा है तो ये नहीं पता आवाज़ कहाँ से आई, तो आजकल इन्हीं के साथ रहता हूँ। तो फंडामेंटल राइट्स हमारे पास टाइम नहीं था, हमने प्री इंडिपेंडेंस लॉज को डिट्टो कॉपी कर लिया। काफ़ी सारे ऐसे लॉज हैं, आईपीसी 1860। अब आईपीसी के कुछ प्रोविजन जैसे सेक्शन 377 वो हमारे फंडामेंटल राइट्स को वॉयलेट करता है। समझ में आया? हमारे फंडामेंटल राइट्स को वॉयलेट करता है। तो जिस हद तक वो वॉयलेट करता है, अब हमारे कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स तो या तो यही करते कि सारा दिन वो लॉज ही लिखते रहते, नए नए लॉज लेके आते रोज, और उसी पे डिबेट चलती रहती, तो हम कुछ काम ही ना कर पाते। इसलिए हमने ये ठीक समझा कि ठीक है, इन लॉज को इम्प्लीमेंट कर देते हैं। अब ये सोचा कि अगर ये लॉज फंडामेंटल राइट्स को ही खा जाएंगे, फंडामेंटल राइट्स के ऊपर इफ दे वुड ट्रैम्पल अपॉन दी फंडामेंटल राइट्स, तो फिर क्या होगा। ये सोचा कि ये ट्रैम्पल करेंगे ही नहीं। जुडिशरी के सामने जब कोई ऐसा सवाल उठेगा कि मेरा ये वाला जो लॉ है हमारी स्टैट्यूट बुक का, लॉ बुक का, ये फंडामेंटल राइट के साथ में क्लैश कर रहा है, तो जुडिशरी उन्हें प्री कॉन्स्टिट्यूशनल लॉज को इनवैलिड डिक्लेयर कर देगी। क्लियर? उस हद तक इन डिक्लेयर कर देगी जिस हद तक वो फंडामेंटल राइट के साथ में क्लैश कर रहा है। बाकी का लॉ ठीक है। क्लियर है ये सबको? राइट विष्णु, इट विल बी एडेड सून। ठीक है, क्लियर? Anybody, any doubt till this point? No, stuck नहीं हुआ। I'll get a clear indication अगर stuck होगा। Everybody clear with all this? All right.
we'll understand that, Rubina. In the strict sense we will understand that. ठीक है, derived article 13 clause 1, 13 clause 2 will be studied in a detail. 13 clause 1 जो आप बोल रहे हो, आप थोड़ा सा गलत हो, वो भी मैं करेक्ट कर दूंगा उस बात पे बाद में. ठीक है, प्री कॉन्स्टिट्यूशनल लॉज की बात हो रही है 13 क्लॉज 2 में, सॉरी पोस्ट कॉन्स्टिट्यूशनल लॉज की 13 क्लॉज 2 में, एंड 13 क्लॉज 1 में जो बात हो रही है वो हो रही है प्री कॉन्स्टिट्यूशनल लॉज की. ठीक है, प्री एंड पोस्ट दोनों को कवर करता है ये. क्लियर. अब कल से एक बार प्रियम्बल स्टडी करेंगे फटाफट से. कल प्रियम्बल की डिस्कशन थोड़ी सी एनालिटिकल रहेगी. अभी राइट्स का मीनिंग एक बार समझ लेते हैं. बाय डेफिनेशन अ कॉन्स्टिट्यूशनल राइट इज अ लीगल राइट, वन दैट कम्स अबव ऑल द लीगल राइट्स. अमेंडेबिलिटी बाय लेजिस्लेचर और पार्लियामेंट, द आउटर लेयर इज मोस्ट. अगर मान लो आपको किसी का कत्ल करना है, ठीक है, सबसे पहले ये वाले राइट्स, यानी कि जो हमारे लीगल राइट्स हैं. लीगल राइट्स क्या होते हैं? जिनके लिए कोई स्पेसिफिक आर्टिकल फंडामेंटल राइट्स में ना दिया गया हो. ठीक है, लॉ बना के उसको लीगल राइट दे दिया. ये डिक्लेयर कर दिया कि इफ राइट हैज गॉट अ लॉ बिहाइंड इट, देन दैट्स अ लीगल राइट. If a right has got an article behind it, then that's a constitutional right. If a right has got an article mentioned in part 3, ये part 3 है, innermost part, ठीक है, तो उसे fundamental right कहा जाएगा. This is like inner crust of the earth. यहां तक पहुंचना बहुत मुश्किल है. Clear? It is very difficult to pierce up till this part. अगर कोई तलवार भी घुसाएगा, if somebody is inserting a sword into it, then also it will be very difficult to reach till this point. मतलब क्या है? अगर पार्लियामेंट इनको अमेंड करने पे आए तो सबसे इजीली अमेंडेबल कौन सा पार्ट है? लीगल राइट. राइट टू इंफॉर्मेशन को कभी भी अमेंड करने की बात करी जाती है, बिकॉज इट इज अ derived fundamental right, nonetheless it is just a legal right. मनरेगा, कभी भी मोदी जी बोल देते हैं मनरेगा को एबॉलिश करने की बात है. क्यों? क्योंकि वो जस्ट एक लीगल राइट है. ठीक है, उसके बाद आते हैं कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स. वो राइट्स जो कॉन्स्टिट्यूशन में दे रखे हैं, which have got an article in the constitution which grants them the status of a right. Right to property, article 300A. इनको अमेंड करना भी स्टिल ईजियर है. फंडामेंटल राइट्स क्योंकि पार्ट 3 में दे रखे हैं, जुडिशरी विल कीप अ वेरी विजिलेंट आई, और जुडिशरी विल गो टू डीप इनटू द असेसमेंट ऑफ द लॉ विच सीक्स टू अमेंड और अब्रिज और कॉम्प्रोमाइज विद द फंडामेंटल राइट्स. ठीक है, तो इसीलिए इस वेन डायग्राम के थ्रू हम इसे समझते हैं. ग्रीन यानी कि इजीली वल्नरेबल टू अमेंडमेंट बाय नॉट जस्ट पार्लियामेंट, चेंज बाय नॉट जस्ट पार्लियामेंट बट इवन द स्टेट लेजिस्लेचर कैन चेंज देम. फंडामेंटल राइट्स इनर मोस्ट कोर है इसका. कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स मिडिल में आते हैं, relatively less vulnerable than legal rights and more vulnerable than fundamental rights. Fundamental rights are the most sacrosanct, not so easily amendable, because judiciary is keeping a very closer look. Judiciary is going to assess every piece of argument which challenges this fundamental right. तो ये सारी चीज़ें समझ में आ गया. बेसिक कॉन्टूर इसका, लीगल राइट क्या है, ये सारी चीज़ें क्या है. कॉन्स्टिट्यूशनल राइट इज अब देखो कुछ भी इलीगल तो है नहीं, जो कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है वो भी लीगल राइट है. अब एक और चीज होती है डिराइव्ड फंडामेंटल राइट. डिराइव्ड फंडामेंटल राइट या इंप्लाइड फंडामेंटल राइट. जस्ट 1 मिनट. Implied fundamental right means something which is not directly given. Freedom of speech and expression is my fundamental right. Right to media or right to information is a derived or implied fundamental right. जिस right के लिए directly constitution में कोई article नहीं दे रखा, उसे क्या कहेंगे? Derived fundamental right or implied fundamental right.
जब हम फंडामेंटल राइट्स को स्टडी करेंगे देन यू वुड सी कि राइट टू इंफॉर्मेशन के लिए कोई आर्टिकल, डेडिकेटेड आर्टिकल नहीं मेंशन्ड है। हाँ, सुप्रीम कोर्ट ने यह जरूर कहा है कि इफ सिटीजन हैज बीन गिवन द राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, इट इज इम्प्लाइड दैट ही हैज गॉट द राइट टू इंफॉर्मेशन। बिना कोई स्पीच, बिना कोई फ्रीडम ऑफ इंफॉर्मेशन के अगर मेरे पास इंफॉर्मेशन ही नहीं होगी, राफेल फेल हुआ है या जीत गया है, या राफेल में घोटाला हुआ है या नहीं, मुझे सरकार के कामकाज की जानकारी ही नहीं होगी, तो मैं एक्सप्रेस क्या करूंगा? मोदी जी की तरह चुटकुले तो सुनाऊंगा नहीं। भाइयों बहनों, काम की बात तो तभी करूंगा ना मैं जब मेरे पास इंफॉर्मेशन होगी। तो राइट टू इंफॉर्मेशन हैज बीन डिक्लेयर्ड टू बी अ पार्ट ऑफ my right to freedom of speech and expression. In order for me to express myself logically, I need the concrete piece of information which I can seek from the government through the legal right to information. Government has played it very rightly. Under the pressure of World Bank, the Manmohan government, the previous government brought about RTI. RTI लाया तो गया, लेकिन उसको फंडामेंटल राइट का स्टेटस दिया जा सकता था, नहीं दिया गया। नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट फंडामेंटल राइट को इंप्लीमेंट करता है। सुप्रीम कोर्ट ने बोला राइट टू फूड सिक्योरिटी इज अ फंडामेंटल राइट अंडर आर्टिकल 21, क्योंकि आर्टिकल 21 क्या कहता है? राइट टू लाइफ। अब बिना फूड के काय की लाइफ? ठीक है ना होगा फूड, ना होगी लाइफ, ना होगी वाइफ, सब भाग जाते हैं जब खाना नहीं होता। समझ में आया? ऐसे केस में सुप्रीम कोर्ट ने यह डिक्लेयर कर दिया। गवर्नमेंट ने जब इसको इंप्लीमेंट किया, गवर्नमेंट ने इसको फंडामेंटल राइट डिक्लेयर नहीं किया, गवर्नमेंट ने इसको सिर्फ लीगल राइट रहने दिया। क्यों? जब मन करेगा तब इसे चेंज कर देंगे, फॉर द बेटर और फॉर द वर्स। डाइल्यूट करना होगा, डाइल्यूट कर देंगे। ये कहना होगा कि फूड नहीं देंगे, अब कैश दे देंगे, डाइल्यूट हो गया। इसलिए गवर्नमेंट ने कोई भी जो राइट डिक्लेयर किया है वो आफ्टर अ फाइट विद द सुप्रीम कोर्ट डिक्लेयर किया है। राइट टू एजुकेशन 1992 में सुप्रीम कोर्ट ने डिक्लेयर किया राइट टू एजुकेशन शुड बी डिक्लेयर्ड एज अ फंडामेंटल राइट, बिकॉज विदाउट एजुकेशन राइट टू लाइफ एंड अदर राइट बीइंग इंसर्टेड, ठीक है, इनटू आर्टिकल 21। तो सुप्रीम कोर्ट हैज बीन गिविंग अ वेरी ब्रॉड इंटरप्रिटेशन टू राइट टू लाइफ। सारे जो राइट्स हैं जो सुप्रीम कोर्ट को लगता है सरकार को देने चाहिए, सब इसी में घुसा दिए। Directly, indirectly, everything that has been declared to be a new right, be it right to privacy, be it right to education, be it right to food, it has been declared under right to life. Because definition of life in the 2060 might change to right to air conditioner. Right to air conditioned premises is a fundamental right because it is टू हॉट आउटसाइड। हो सकता है ना, लाइफ की डेफिनेशन तो बढ़ती चली जाती है। जैसे जैसे आपका स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग इंक्रीज होता जाएगा, वैसे वैसे सुप्रीम कोर्ट आर्टिकल 21 में नई लाइफ इंजेक्ट करते जाएगा। लेकिन गवर्नमेंट क्या करती है? सुप्रीम कोर्ट उसको फंडामेंटल राइट का पार्ट डिक्लेयर करता है, गवर्नमेंट उसे सिर्फ लीगल राइट का दर्जा दे देती है। ताकि क्यों? ताकि ये हम बाद में समझेंगे। ताकि वाई द गवर्नमेंट डज दैट? क्योंकि अगर कोई चैलेंज होगा, अगर फंडामेंटल राइट होता है तो यू कैन गो डायरेक्टली टू सुप्रीम कोर्ट, बट अगर कोई लीगल राइट होता है और उसको बाद में डाइल्यूट किया जाता है तो आप सुप्रीम कोर्ट जाओगे नहीं। अगर आप सुप्रीम कोर्ट जाओगे नहीं, आपके पास में अथॉरिटी नहीं है, तो आप सरकार को सुप्रीम कोर्ट की डांट नहीं पड़वा सकते। देन सुप्रीम कोर्ट वुड नॉट बी एबल टू इंटरफेयर सो इजीली, यू वुड एट बेस्ट गो टू हाई कोर्ट। अब हाई कोर्ट से केस सुप्रीम कोर्ट में आने में टाइम लगता है, तब तक मामला ठंडा हो जाता है। समझ में आया? इट डिड नॉट लैग अगेन, डोंट से अगेन एंड अगेन। देखो मेरे पास पता लग जाता है, लैग्ड अगेन ये सब बोलने से कुछ नहीं होगा, ठीक है। अपना इंटरनेट थोड़ा सा सेट करवा लो। मेरे पास अगर लैग होगा तो फ्रेम्स यहाँ पे ड्रॉप होते हैं, यहाँ पे लिखा आ जाता है कि फ्रेम्स ड्रॉप हो रहे हैं। अब फ्रेम्स अगर नहीं ड्रॉप हो रहे तो हमें पता लग जाता है कि नहीं आ रहा हमारी तरफ से लैग। क्लियर? क्लियर?
सो कैन वी वाइंड अप फॉर टुडे गाइज? आज के लिए इतना ही। आई थिंक कुछ चीज़ें रह गई हैं, इसमें थोड़ा 1 घंटा लगेगा, तो ये इससे पहले देखते रहो। ये बीइंग ह्यूमन है, ये उल्टे पैदा हुए थे, ये ह्यूमन बीइंग है जो इनके ड्राइवर हैं, ठीक है। तो इसको कल समझेंगे, इक्वालिटी बिफोर लॉ एंड अदर थिंग्स। इट विल टेक अनदर हाफ एन आवर। इसको हम फंडामेंटल राइट आर्टिकल 14 के साथ में ही समझेंगे। टुमारोज क्लास आई एम गोइंग टू डील विद द preamble to the Constitution of India. Clear? All right. एक इंटरेस्टिंग वे में इसे समझेंगे। अभी यहाँ पे थोड़ी फ़ोटो चेंज करी जा सकती है, सुशांत सिंह राजपूत या कुछ आया जा सकता है वहाँ पे। देखो कारनामे बहुत हैं आदमी के, तो क्या करें। Fine. So this was all for today. Judiciary declares any law to be unconstitutional only if it violates fundamental right or anything in the Constitution. Anything in the Constitution, for that matter. Fundamental rights, we can easily approach the judiciary if it is a matter of fundamental rights. For that matter, anything that violates the Constitution is challengeable in the judiciary. Okay. But for the fundamental rights, for the violation of fundamental rights, we get special right to reach out directly to the Supreme Court. That is the advantage. Clear? So, thank you, Mrinal. Wish you the same. Happy Janmashtami to you too. प्रैक्टिस टेस्ट क्वेश्चन अर्शिका ये कल परसों करेंगे, आज की क्लासेस इंटेंस हो रही हैं, तो मैं पूरे हफ्ते के क्वेश्चंस एक साथ डिस्कस कर दिया करूंगा किसी क्लास में, राइट। जो लास्ट क्लास में आंसर्स लिखे हैं उसे आप सबमिट करोगे। दिस डाउट्स टू jvias@gmail.com, ठीक है। DOUBTS2 न्यूमेरिक 2 jvias@gmail.com। क्लियर? आंसर राइटिंग अभी थोड़ा टाइम रुक जाओ, पहले ABCD समझ लें, उसके बाद इट विल टेक एटलीस्ट 10-15 मिनट्स। मिलाप साउंड इज़ ओके, आई थिंक साउंड इज़ ऑल्सो वर्किंग फाइन। तो आज की क्लासेस को थोड़ा सा रिवाइज करोगे। डाउट्स टू JVIAS, ऑल एवरीथिंग इन द रनिंग अल्फाबेट्स, ओके, एवरीथिंग इन रनिंग लेटर्स हियर। DOUBTS2 न्यूमेरिक 2 at the doubts at the rate this doubts to jvis@gmail.com। होमवर्क इसको रिवाइज करोगे ये PPT को, आज के लिए इतना ही होमवर्क है। और जो डॉक्ट्रिन्स हैं उन डॉक्ट्रिन्स का मीनिंग आपको डिस्टिल क्लियर होना चाहिए, एकदम क्लियर, ठीक है। डॉक्ट्रिन्स को अच्छे से एकदम अच्छे से समझोगे। जो बीच में लैग आया था उस मोटर व्हीकल्स एक्ट वाले पार्ट को अच्छे से रिवाइज करोगे। जो क्वेश्चंस हैं उसको अटेम्प्ट करोगे कल, और आई थिंक आज भी क्वेश्चंस अपलोड करवाए हैं मैंने, तो उनको अटेम्प्ट कितनों ने कर लिया अभी तक अटेम्प्ट और कितनों ने नहीं किया? PDF of today's class, has it not been uploaded? It must have been uploaded, guys. No, Milap, you cannot call all the acts as bylaws. Bylaws means rules only. Rules के 2-3 और words होते हैं। rules को हम क्या क्या कह सकते हैं? bylaws, subordinate legislation, executive legislation, ठीक है। bylaws BYELAWS, फिर subordinate legislation, subordinate, फिर executive legislation। clear?
Okay, PDF will be shared again on the main Telegram channel or the DNA group. क्या PDF will be shared अभी आधे घंटे में मैं कर देता हूँ। अभी जैसे क्लास खत्म होगी 5 मिनट में कर रहा हूँ, ठीक है? PDF I will share. संजीत कब जा रहे हो जम्मू एंड कश्मीर? संजीत आर्टिकल 370 के बारे में बहुत चिंतित हो तो मिल जाएगी जानकारी अभी, ठीक है? जब आप जाने लगो उससे पहले मिल जाएगी। प्रतीक कब जा रहे हो कैपिटल पनिशमेंट के लिए? जो पढ़ा रहा हूँ उससे रिलेटेड डाउट्स पूछो ना, मैं मना नहीं करूँगा। मिथिलेश PDF विल बी अपलोडेड, ओके। आज के क्वेश्चंस अपलोड हो गए थे? यस, यू हैव टू वॉच दिस क्लास द सेकेंड टाइम बिफोर मीटिंग अगेन टुमारो। मैंने ये बोला था 5-5 डाउट्स पूछोगे। कितनों ने क्लास देखी थी कल? जेन्युइनली जिन्होंने देखी है वो बताओ। बताओ फटाफट। अच्छे से इसको पढ़ लो अच्छे से तो ज़्यादा सही है। मिताली आपका जो डाउट आया है ये टेलीग्राम पे अभी आई वेंट थ्रू इट। एक बार आप स्पीड चेक करो, आपकी कितनी स्पीड आती है देखते ये लेक्चर्स को देखते हुए। यस अर्शिका, यू कैन आस्क योर डाउट्स रिलेटेड टू दी टॉपिक्स वी हैव कवर्ड सो फार। आप अपने डाउट्स पूछ सकते हो। ओके सुधांशु, ओके फाइन। अर्शिका, आई एम कीपिंग एन आई ऑन द कमेंट्स फॉर योर डाउट्स। आप पूछ सकते हो अभी। Diarchy at the center, transferred and reserved subjects could not understand. That is why I haven't yet explained it. ये जो हिस्टोरिक कॉन्टेक्स्ट वाला जो चैप्टर है ये हम बाद में समझेंगे। एक बार इसी के साथ हिस्ट्री भी कुछ कुछ कवर करेंगे, ठीक है? पर्पस इज नॉट टू जस्ट से टेल यू हेयर इन अ फ्रेगमेंटेड मैनर कि डायरकी क्या होती है, ये सब क्या है। इसको अच्छे से गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट को, डायरकी को, डिसेंट्रलाइजेशन को, मॉन्टेगू केम्सफोर्ड रिफॉर्म्स को कवर करेंगे। मॉडर्न हिस्ट्री की कुछ कुछ चीज़ें या फिर पॉलिटिकल जो हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट है कॉन्स्टिट्यूशन का। पुलिस बीइंग स्टेट सब्जेक्ट, देन सीबीआई इंक्वायरी बिठाई जाती है तो ये स्टेट के डोमेन में सेंटर स्टेट परमिशन देती है तभी ये अलाउड होता है, ठीक है? जब तक स्टेट परमिशन नहीं देती तब तक ये अलाउड नहीं होता। और बताओ फटाफट। RTI could be amended or abolished in spite of RTI. Yes, in spite of the fact that RTI is a declared fundamental right, RTI could be amended or abolished. The test is not as per what we have learnt in the class. थोड़ा सा mismatch है, ये भी सेट हो जाएगा, ठीक है? 1-2 दिन की बात है बस। Members of parliamentary committee will understand this later. Can we say in the parliamentary system there is no distinction between executive and the legislature? You cannot say that because we are soon going to study the topics like office of profit. ये आप लोगों ने सुना होगा, काफ़ी फैंसी सा टर्म है ऑफिस ऑफ प्रॉफिट क्या होता है। तो जब एक बार समझ लेंगे तब ये क्लियर हो जाएगा। क्वेश्चन अच्छा है बट अभी इस जंक्चर पे
इसका आंसर जो है सफाइज नहीं करेगा अगर मैं दूंगा, क्योंकि इसके लिए काफ़ी अच्छी चीज़ें समझानी है अभी. इन द प्रेसिडेंशियल सिस्टम देयर इज इफेक्टिव चेक एंड बैलेंस, देन हाउ कैन इट बिकम अ डेंजर or dictatorship? It becomes a danger, it runs the danger of dictatorship, because just imagine if Trump is from Republican Party and the senators and the people in the House, in the Parliament of USA, they are also of the same political party. They would support all the moves brought about by him. He can amend the Constitution of America and say that President of USA can get re-elected for n number of times. Today there is a limit that President of America, President of USA can contest election can become the President of India or USA for only 2 terms. But with the help of the senators and the congressmen in the US Parliament, he can do that. है ना? चेंज कर देंगे, जैसे कि रेसेप ताय्यप एर्डोगान ने उस सिस्टम को चेंज कर दिया, टर्की की कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट कर दिया. रशियन प्रेसिडेंट ने भी ऐसा ही किया, क्योंकि वहाँ पे पार्लियामेंटेरियंस, मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट जो हैं वो चुप हो जाते हैं, क्योंकि प्रेसिडेंट ने डायरेक्टली जनता से मैंडेट लिया है. और अगर एक आदमी साइको हो गया, एक आदमी यूसर्पिंग हो गया, डिक्टेटोरियल टेंडेंसीज उसमें आ गई, तो वो सिस्टम को चेंज कर देगा. जबकि पार्लियामेंटेरियंस ऐसा होने नहीं देते. आज अगर मोदी जी ऐसा करने भी चाहेंगे, राजनाथ सिंह अपोज करेंगे इसको, मेनका गांधी और बाकी के लीडर्स इसे अपोज करेंगे, जैसा कि प्रेसिडेंशियल सिस्टम में नहीं हो पाएगा. मैं वही तो बोल रहा हूं, अगर कांग्रेस में रिपब्लिकन पार्टी मेजॉरिटी में है तो क्या करोगे? उन्हीं की पार्टी है, वो जो करना चाहेंगे वो करेंगे. गौतम, नॉट फॉर टुडे. Yes, Pratima, yes, judiciary can amend judiciary can read down or judiciary can tone up. Judiciary can read into a law the provision which is not there for the sake of clarity or for full functioning of that law. Only cabinet and council of ministers are the executive. कल बताया था इसका आंसर संजीत. देखो, आपने पूरी क्लास रिवाइज नहीं करी है, इसीलिए फिर कभी कभी मैं गुस्सा हो जाता हूँ कि पूरी क्लास रिवाइज करो. जो क्वेश्चन दिया था ऋषभ, उसे इस पे ईमेल पे भेजोगे, जो आज ईमेल आईडी शेयर करी है, doubts2jvis@gmail.com. मेंस का जो क्वेश्चन दिया था, ठीक है. इंडिया में एक आदमी के पास में कहाँ पावर है बताओ? मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट, आपको नहीं पता, अभी भी प्राइम मिनिस्टर मोदी के अगेंस्ट काफ़ी सारे एमपीज हैं, इसीलिए दब के काम हो रहा है, ठीक है. 20-25 एमपीज यदि भाग जाएंगे तो सरकार गिर जाएगी. जबकि यूएसए में ऐसा नहीं है, इतना आसान नहीं है. यूएसए में 3/4 मेजॉरिटी लाना, प्रेसिडेंट को हिलाना इतना आसान नहीं है, इसलिए प्रेसिडेंट वहाँ पे डिक्टेटोरियल हो सकते हैं. कोई भी प्राइम मिनिस्टर कितना भी पॉपुलर हो, अब अगर अशोक गहलोत हैं, चीफ मिनिस्टर हैं, बहुत पॉपुलर हैं, सब कुछ है, लेकिन हो गया ना पार्टी में बवाल राजस्थान में, तो ऐसा यूनियन लेवल पे और भी ज़्यादा होता है, राइट. तो संजीत, बी केयरफुल एंड अदर्स ऑल्सो. आई कैन फिगर इट आउट फ्रॉम योर क्वेश्चंस, फ्रॉम योर डाउट्स कि आपने क्लास दोबारा नहीं देखी, ठीक है. ओनली कैबिनेट एंड काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स. मैंने कल आंसर दिया था, परमानेंट ब्यूरोक्रेसी, IAS ऑफिसर्स आर ऑल्सो अ पार्ट ऑफ द एग्जीक्यूटिव. ओके, आपका नाम क्या है? प्रतिमा, एनी अदर डाउट? विष्णु, in the presidential form, how is there a continuation of the policy? Wherein we say there is no continuation of the policy in the parliamentary form. You are right here, but वहाँ पे क्या है, presidential form में जो policies लाई जाती हैं वो कांग्रेस और सेनेट की अप्रूवल से लाई जाती हैं. उनको चेंज करना, डोनाल्ड ट्रंप ने दिसंबर 2018 में
दिसंबर 2018 में क्या चेंज किया था? ओबामा केयर, ओल्ड एज केयर एक्ट को ओबामा केयर एक्ट माना जाता है, बोला जाता है, ठीक है। उन्होंने ओबामा केयर एक्ट चेंज किया था। उस टाइम पे न्यूज़पेपर में ये आता है द कांग्रेस में नॉट अप्रूव, यूएस कांग्रेस में नॉट अप्रूव द डायल्यूशन ऑफ ओबामा केयर एक्ट, ठीक है। इसका मतलब क्या था? यूएस कांग्रेस प्रेसिडेंट की हाँ में हाँ नहीं मिलाती। ये हो सकता है कि उस पॉलिसी को अबॉलिश किया जाए, बट इट इज़ नॉट सो ईजी। हमारे यहाँ पे तो जवाहरलाल नेहरू का नाम मिटाने पे लगे हुए हैं। कभी देखा है वहाँ पे डोनाल्ड ट्रंप ने ये बोला हो? जॉर्ज डब्ल्यू बुश ने जो इंडिया के साथ में सिविल न्यूक्लियर डील करी थी, मैं उसे ख़त्म कर दूंगा। या जॉर्ज डब्ल्यू बुश अगर ईरान के साथ में जॉइंट कॉम्प्रिहेंसिव प्लान ऑफ एक्शन जो स्कीम जो इम्प्लीमेंट करी, उसको भी अबॉलिश इतनी ईजिली नहीं कर पाते। इवन दो देर आर अ फ्यू कांग्रेसमैन इलेक्टेड लेजिस्लेटर्स हु आर अगेंस्ट ईरान, नहीं करेंगे वो, ठीक है। पॉलिसीज एंड स्कीम्स को अबॉलिश करने के लिए पार्लियामेंट का सपोर्ट चाहिए होता है, जो पार्लियामेंट सपोर्ट नहीं करती इतनी इजीली। हमारे यहाँ पे क्या है, जो प्रपोजल लाया जाता है वो प्राइम मिनिस्टर ने हाँ बोल दिया। अब प्राइम मिनिस्टर के ही 273 एमपीज हैं लोकसभा में, तो प्राइम मिनिस्टर ने हाँ बोला, किसी की कोई मजाल नहीं कि नाम भले ही राजनाथ सिंह हो लेकिन वो दासनाथ सिंह की तरह काम करेंगे, नाम भले अमित शाह हो लेकिन वो मोदी जी वाह वाह ही करेंगे, कोई कुछ नहीं बोलेगा। क्यों? क्योंकि ही इज द लीडर ऑफ द हाउस, ही कैन गेट एनीबडी आउट। समझो बात को, जो चीज़ें एक पार्टी मैन के हाथ में हैं वहाँ पे वो चेंजेस आसानी से हो जाती हैं, क्योंकि कैबिनेट इन पार्लियामेंट है यहाँ पे सिस्टम। गवर्नमेंट इज सिटिंग इन द पार्लियामेंट, दे कैन गेट द मनी आउट ऑफ कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया, दे कैन डाइल्यूट मनरेगा। बट अगर आप वहाँ पे मनरेगा डाइल्यूट करते हो तो आप प्रेसिडेंट हो, लेकिन आपका लेजिस्लेचर में कोई सहयोगी है या नहीं ये मैटर नहीं करता। क्लियर? सो दैट वाज ऑल फॉर टुडे। ऑलराइट, right guys? So all right guys, good night everyone, good night, thank you guys.